अहाना उसकी हरकत और बातों से शौक रह गई और उसी पल दोनों के कान में एक गाना गुंजा जो बाहर बज रहा था। आए हे जी रे, उड़े उड़े मन उड़े, पर लगे तेरे संग जुड़े, मन उड़े पग बढ़े, तेरी ओर बढ़े। गाने के बोल मानिक और अहाना के हालात को दर्शा रहे थे। मानिक अहाना के गालों पर बेहद धीरे से अपने खून के रंग से रंगते हुए उसे देखता रहा। लहू मुंह लग गया, लहू मुंह लग गया, सोया था नस नस में, अब ये जग गया, ए लहू मुंह लग गया। अहाना की आंखों से आंसू निकल आए, वो उसके पागलपन को स्तब्ध खड़ी देखती रही। वही मानिक खुद उस गाने को धीरे से गुनगुनाए, उसके दोनों गालों को खून से सन दिया। लबों के छूने से, ख्वाबों के कोने से, लबों के छूने से, ख्वाबों के कोने से, बच के सब लब से लब, ये राग से राग गया। अहाना सिसक उठी जिस पल मानिक उसके होठों पर झुका और लगभग उसके होठों को छूकर उन गाने के बोल गुनगुनाने लगा। ए लहू मुंह लग गया, ए लहू मुंह लग गया, ए लहू मुंह लग गया। अहाना थरथरा गई, उसके होठों को स्पर्श फिर एक बार अपने होठों पर महसूस करते ही वही मानिक की हरकतें किसी सायकों की तरह लग रही थी। भटक रही है आंखें, मलंग अंग अंग अंग, अटक गई है सांस उसके संग 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 संग। गाने के इस बोल पर मानिक के होंठ और उसकी सांसें अहाना से उलझने लगी। वो उसके गलों को खून से रंगकर अब उसके हाथ अहाना को कमर से पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। अहाना फिर सिन्हर गई, वो मानिक के हाथ अपने कमर और पेट पर फिरते हुए महसूस करने लगी। कल कल बहता था, छल छल रहता था, कल कल बहता था, छल छल रहता था, तन लेके जाने कब गया। अहाना की नजरें अब झुक गई थी, उसका सर मानिक के सीने पर झुका हुआ था। वही मानिक एकटक उसकी झुकी पलकों से होते हुए गालों पर बह रहे उन आंसू को देख रहा था जो उसके खून से गहरे रंग पर भी साफ साफ बहते हुए उसे नजर आ रहा था। लब से लब, ये लब लब से, लहू मुंह लग गया, ए लहू मुंह लग गया, लहू मुंह लग गया। मानिक उसके लगातार बहते आंसू देख उसका सर एक झटके से ऊपर उठा दिया और अहाना का आंसू से भीगा और अपने खून से रंगा चेहरा उसके सामने आया। सोया था नस नस में, अब ये जग गया, ए लहू मुंह लग गया। अहाना अभी उसे देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी, उसकी पलकें अभी नीचे थी और तभी मानिक जिसके हाथ उसके पेट पर रेंग रहे थे वो कसकर वहां पकड़ लेता है और उसी पल अहाना तेज सिसक गई। गाना अभी शुरू था, मानिक की हरकतें अहाना को बेहद दर्द दे रही थी। वही मानिक की आंखों में बेहिसाब तड़प थी। अहाना ने फिर भी उसे देखने की जुर्रत नहीं की। उसकी जिद को देख मानिक हल्का सा मुस्करा दिया। लबों के छूने से, ख्वाबों के कोने से, लबों के छूने से, ख्वाबों के कोने से, लब से लब, ये लब लब से, लहू मुंह लग गया। मानिक फिर एक दफा उसके होठों के करीब आया और उन्हें चुम लिया। अहाना के हाथ इस बार तेजी से उसके कंधे पर कस गए। इस बार उसके होंठ धीरे धीरे अहाना को चुम रहे थे। कहीं ना कहीं उसके टच से अहाना बेहक चुकी थी, पर भी वो अपने जज्बात उसके सामने नहीं ला रही थी। ए लहू मुंह लग गया, ए लहू मुंह लग गया, ए लहू मुंह लग गया। अहाना की आंखें फिर बंद हो गई और मानिक उसके होठों को चूमते रहा, हाथ अपने हरकत उसकी जिस्म पर करते रहे। अहाना दीवार से लगी थी और मानिक पूरी तरह उसे घेरे खड़ा था। कुछ पलों बाद अहाना को अपने बदन पर वो पकड़ और दबाव महसूस नहीं हुआ और उसके होंठ भी रिहा हो चुके थे, जिसका एहसास होते ही अहाना धीरे से आंखें खोल देखी तो सामने उसे कोई नजर नहीं आया। वो हैरान यहाँ वहाँ कमरे में देखी, इसका मतलब मानिक यहाँ से जा चुका था और अभी अभी अहाना के साथ जो उसने किया ये याद कर अहाना के आंसू फिर एक बार रुकने का नाम नहीं लिए। उसने अपने कांपते हाथों से गालों को टच किया और हाथ की उंगलियों पर मानिक का खून लगकर आया, जिसे देख अहाना के हाथ और बुरी तरह कांप गए। वही वॉशरूम में बने किसी मिरर में अहाना ने अपना चेहरा देखा, उसकी आंखें बिल्कुल जम गई ये देख कि उसके दोनों गालों से होते हुए गर्दन तक मानिक का खून लगा हुआ था। मानिक के इस पागलपन ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया आखिर वो किस हद तक जा सकता है उसके लिए। अहाना उसी पल वॉशरूम के वॉश बेसिन के पास आकर अपना मुंह उस टेप को खोलकर धोने लगी। जिस तरह जल्दबाजी में वो अपना मुंह धो रही थी उसे देख लग रहा था मानो वो मानिक का दिया हर एहसास को भी मिटा दे। उसका खून तो अहाना के चेहरे पर से साफ हो गया, पर उस चुहन का क्या जो उसने अहाना के होठों और जिस्म पर दिए है वो उन्हें कैसे मिटाएगी। अहाना उसी पल फफक कर रो पड़ी, उसका मुंह बिल्कुल लाल पड़ गया था। मिरर में खुद को देखते हुए उसके आंसू बहने लगे और तभी अहाना के जहन में कुछ घूम गया। वो अपने आंसू बेदर्दी से पोंछते हुए बोली, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी तुम्हें अपना होने नहीं दूंगी, तुम सिर्फ मेरे नफरत के काबिल हो और जिंदगी भर वही रहोगे। कहते हुए अहाना का चेहरा कठोर हो गया और उसके हाथ की मुठ्ठियां कस गई। यहाँ दूसरी तरफ कुछ लड़के एक लड़की को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ कहीं लेकर जा रहे थे। वो उसे पार्टी हॉल से दूर लाकर एक कोने में आकर उसके मुंह पर रखा। वो हाथ हटाते हैं जिस पल वो लड़की तेजी से चिल्लाती है, कौन हो तुम सब और मुझे यहाँ क्यों लाए हो। कहते हुए उस लड़की का चेहरा डर से भर चुका था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि माही थी, जो अहाना को ढूंढने के लिए निकली थी। जिस पल इन लड़कों ने उसे अपने साथ जबरदस्ती यहाँ पकड़ कर लाया, माही की बात वो चार लड़के हंसने लगे और उनकी मुस्कान किसी शैतानों से कम नहीं थी। माही ये देख बहुत ज्यादा डर गई। माही उनके बीच से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मेरी दी के पास जाना है।
कहते हुए वो 2 कदम आगे बढ़ाए कि 2 लड़कों ने आकर उसे फिर घेर लिया। वो सभी उसको घेर कर खड़े हो जाते हैं। माही उनके बीच फंसी खुद में सिमटकर उन्हें डरी नजरों से देखने लगती है। एक लड़का आगे आकर माही के गालों को छूते हुए बोला, हमारे साथ भी खेल लो होली, इतनी रुकी सुखी सी खड़ी हो ये देख हम सबसे रहा नहीं गया, इसलिए हमने सोचा अब तुम्हारे साथ ही होली खेल ली जाए। कहते हुए वो गंदी नजरे से माही को ऊपर से नीचे तक देखने लगा और उसके हाय माही के बालों में घूमते हुए गालों को सहलाने लगे। माही एकदम से सिन्हर गई। वो झटके से उस लड़के का हाथ खुद पर से झटक दी और हिम्मत करते हुए गुस्से में बोली, दूर रहो मुझसे, मुझे नहीं खेलनी, आप सबके साथ हो लो। कहते हुए वो माही सबको देखने लगी, जिस पर सभी लड़के फिर एक दूसरे को देख मुस्कारे और 2 लड़कों ने आगे आकर माही के दोनों हाथ पकड़ लिए और एक वही लड़का जिसका हाथ माही ने झटका था वो अपने हाथ में लाल रंग का गुलाल लिए माही के करीब बढ़ा। माही घबरा गई, वो उनकी पकड़ से छूटने लगी और हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। वही वो लड़का डेविल स्माइल किए माही के बिल्कुल करीब होकर बोला, तुम्हें सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है बेबी, अब चलो हमें तुम्हारे साथ खेलने दो। कहते हुए वो माही के गालों पर रंग लगाने के लिए आगे बढ़ा। वही माही डर से कसकर आंखें मीच गई। वो अपने मन में अहाना को याद करने लगी और तभी वो लड़का जैसे ही माही के गालों को छू भी पाता कोई उसे खींचकर पीछे लाते हुए सीधा उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ता है। वो लड़का खुद संभल नहीं पाता और सीधा बेहाल सा जाकर नीचे जमीन पर गिरता है और उसके मुंह से सीधा खून बहने लगता है। वही सब लड़के ये देख शौक रह जाते हैं और माही को छोड़ दूर दूर खड़े हो जाते हैं। तभी माही धीरे से आंखें खोलकर सामने देखती है। उसके सामने खड़ा शख्स बेहद खौफनाक नजर आ रहा था। उसके चेहरे के भाव बेहद डरावने थे और वो कोई और नहीं बल्कि मानिक था। माही बस मानिक को देखती रह गई और उसी पल कुछ धुंधली याद उसके आंखों के सामने से बीत गई। वही मानिक एक नज़र माही और उसके साथ खड़े उन लड़कों को देखता है। मानिक को देख उन सबके तो मानो पसीने छूटने लगे, क्योंकि हर कोई जानता था मानिक कैसा इंसान है। मानिक जमीन पर दर्द से कराहते हुए उस लड़के को देख उन सब से बोला, इतनी भी जल्दी क्या है होली खेलने की, थोड़ी सी होली मेरे साथ भी खेल लो, रंगों की नहीं खून की। कहते हुए वो उन सबको देख डरावनी स्माइल कर दिया और उन लड़कों के चेहरे के रंग मानो उड़ गए। वो वहां से भागने लगे। जिस पल मानिक उन सबको बस सामने आकर घेर लेता है, बस उसके सामने आने से सबने कदम पीछे खींच लिए। वही मानिक अपने हथेली पर बंधा वो कपड़ा बड़े स्टाइल से खोलते हुए उसे अपनी मुट्ठियों पर लेपेट लिया, जहां से पहले ही उसके हाथ के जख्म से खून आ रहा था। वो लड़का तो अभी जमीन पर से उठा नहीं था, बस एक बार से उसकी बॉडी आधी लाश बन चुकी थी। मानिक उनके सामने खड़ा बोला, क्यों अब नहीं खेलनी होली अकेले में, तो लड़की के साथ बोहरा मर्द बनते हो, अब नामर्दों की तरह कहाँ भाग रहे हो। कहते हुए उसके कदम उन लड़कों तरफ बढ़े। वो लड़के अपना थूक गटक लेते हैं और एक साथ कहते हैं, नहीं हमें माफ़ कर दो। इस पर मानिक तिरछा मुस्कारे बोला, मैं बिना कुछ किए माफ़ नहीं करता। कहते हुए वो आगे बढ़कर सीधा एक लड़के को उठाकर नीचे पटक दिया। अब 2 नीचे पड़े थे और 2 लोगों की पैंट गीली हो चुकी थी। माही तो अभी स्तब्ध खड़ी आंखों के सामने का नज़ारा देख रही थी। अब उसे मानिक से डर लगने लगा। वो 2-3 कदम पीछे हट गई। वही मानिक एक एक को उठाकर पटकते हुए उन्हें लातों घुसों से मारने लगा। वो सभी लड़के बुरी तरह जख्मी हो गए, सबके हाथ पैर मुंह से खून निकलने लगा। पर तभी मानिक नहीं रुका। वो अब एक रोड लेकर उनके पास बढ़ा जो वही कहीं पड़ी थी। वो चारों लड़के खून से लथपथ जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे और जब उन्होंने मानिक को रोड लेकर अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा, उनकी रूह तक कांप गई। मानिक उस रोड से जैसे ही उन पर वार करता, उसी पल एक पतली सी आवाज़ उसके कान में चिर गई, प्लीज़ उन्हें मत मारिए। ये आवाज़ माही की थी, जिसे सुन मानिक के हाथ रुक गए और उसी पल वहाँ कुछ लोगों का आना हुआ और सामने का नज़ारा देख हर कोई खौफ से भर गया। सबकी आंखें फैल गई। मानिक की नज़रें जाकर माही पर रुकी, जो बेहद डरी सहमी सी उसको देख रही थी। और तभी मानिक की कान में एक आवाज़ पड़ी, क्या हुआ दीवान साहब, बच्चों से कुछ गलती हो गई क्या। कहते हुए खुद मल्होत्रा, जिनके यहाँ का होली फंक्शन था, वो कुछ घबराए हुए मानिक से बोले। मानिक एक नज़र घुमाकर मल्होत्रा को देख फिर उन लड़कों पर नज़रें डालते हुए भारी आवाज़ में बोला, इन्हें रंगों की होली कुछ रास नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इन्हें खून से रंग दिया। कहते हुए उसकी नज़रें फिर उन बेहाल पड़े लड़कों से हटकर मिस्टर मल्होत्रा पर गई और वो मानिक की बात पर अपना थूक गटक गए। उन्होंने खास तौर पर मानिक को यहाँ इनवाइट किया था और वो भी अच्छे से जानते थे मानिक किस किस्म का इंसान है और क्या क्या कर सकता है। वो खुद माफ़ी मांगते हुए बोले, बच्चों से कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए। ये सुन माही जो वही खड़ी थी वो हैरत से भर गई। वही मानिक बिना कुछ बोले वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ा। मानिक कुछ कदम दूर आया कि उसे सामने 2 चेहरे दिखे, जिन्हें देख उसके कदम अपनी जगह रुक गए और हाथों की मुट्ठियां इस कदर कस गई कि उसके हाथ की नसें उभरकर बाहर आई। गाइस स्टोरी में बहुत बड़ा ट्विस्ट सीन इन वाला ही। वेल एक बात क्लियर कर दूं कि इस कहानी में जितने इंपॉर्टेंट माही और अमर्त्य है, वैसे ही मानिक और अहाना भी है। सब एक दूसरे से कनेक्ट है, तो मुझे सबको साथ लेकर चलना होगा और माही अमर्त्य का आमना सामना जल्दी होगा, वो भी एक धमाके के साथ। सो कीप रीडिंग। अगर डेली पार्ट कहिए तो आप मेरा टारगेट भी कंप्लीट कीजिए गाइज, इतना टू एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना। कुछ कदम दूर आया कि उसे सामने 2 चेहरे दिखे, जिन्हें देख उसके कदम अपनी जगह रुक गए और हाथों की मुट्ठियां इस कदर कस गई कि उसके हाथ की नसें उभरकर बाहर आई।
सामने खड़े दो चेहरे अरविंद जी और देवयानी जी के थे। वहां मौजूद हर इंसान के साथ साथ वो भी ये नज़ारा आंखों से देख रहे थे। उन लड़कों की हालत को देख वो मानिक के हैवानियत का अंदाज लगा रहे थे, पर ये तो कुछ नहीं था जिसने उसकी हैवानियत के असली रूप को देखा था। शायद वो जिंदा ही नहीं था। मानिक अपने भारी कदमों से धीरे चलकर उन दोनों के सामने आ खड़ा हुआ। उन दोनों की नज़रें एकटक मानिक को देख रही थी। देवयानी जी बड़ी तेज नज़रों से उसको देख रही थी। वही मानिक होठों पर अलग मुस्कान लिए उन्हें देख बोला, उम्मीद नहीं की होंगी, ये चेहरा आपकी आंखों में होकर भी इतना कैसे चुप सकता है, सही कहा ना। उसकी बातों का मतलब समझते हुए दोनों की आंखें गुस्से में भर उठी, पर किसी ने एक शब्द तक मुंह से ना निकाला। मानिक अपनी तेज गहरी नज़रें उन पर जमाए ही कुछ कदम आगे आकर होठों पर शैतानी मुस्कान लिए बोला, बर्बादी की पहली हार मुबारक हो। कहते हुए वो उन दोनों को देख अपने सीने पे कुर्ते में टाकी ब्लैक ग्लासेस को लिए पहन लेता और उसी खतरनाक ऑरा के साथ वहां से आगे बढ़ जाता है। देवयानी जी उसकी बात पर दांत पीसते हुए रह गई और उन्होंने गुस्से में एक नज़र अरविंद जो को देखा। वही माही जो अभी स्तब्ध खड़ी उन लड़कों देखती है जिन्हें अब वहां से उठाकर ले जाया जा रहा था। उन लड़कों की हालत देख मानो उनके जिस्म में जान ना हो। उन लड़कों को देखते हुए माही की आंखों के सामने मानिक का चेहरा आ गया। जिस पल उसके कंधे पर कोई हाथ रखा, माही नजरें उठाए उस इंसान को देखी जो कि अहाना थी। उसे देखते ही माही झट से उसके गले से जा लगी। अहाना थोड़ा हैरान रह गई। वो माही से बोली, क्या हुआ माही? इस पर माही कुछ ना बोली तो अहाना ने उन जख्मी लड़कों को ले जाते हुए देख माही से बोला, ये यहाँ क्या हुआ है, किसने मारा इन लोगों को? कहते हुए वो माही से अलग हुई तो माही खौफ से भरते हुए अहाना से बोली, उस डेविल अंकल ने इन लोगों को मारा, वो मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे थे इसलिए। कहते हुए माही की मासूमियत उसके चेहरे पर झलक उठी। वही अहाना ये सुन शौक रह गई, ना जाने क्यों पर उसके अंदर से कोई मानिक का नाम पुकार गया। अहाना खुद को उसके बारे में सोचने से रोक माही से बोली, तुम ठीक हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? माही ने किसी छोटे बच्चे की तरह ना में सर हिलाया और बोली, उन अंकल ने उन गंदे लड़कों को बहुत मारा, वो अंकल अच्छे थे लेकिन बहुत बुरे भी थे। कहते हुए माही की आवाज़ में डर था। उसे फिर एक बार मानिक के उन लड़कों का बेरहमी से मारना याद आ गया। माही की मासूम सी बातों पर अहाना ने अपनी गर्दन हिला दी और उसको लेकर सबके पास आई और तभी वहां अभिनव जी और रश्मि जी का आना हुआ। उन्हें दूर से आते देख माही और अहाना के होठों पर मुस्कान खिल गई। सब ने एक दूसरे को हैप्पी होली विश किया। माही जाकर अभिनव जी के गले लगी तो उन्होंने ने भी उसे मुस्कुराते हुए गले से लगा लिया। ये देख रश्मि जी जल भून गई तो अहाना आकर उनके गले से लगी। वो अहाना को देख प्यार से मुस्कुरा दी। देवयानी जी वही खड़ी बस माही को देखे जा रही थी जो किसी छोटे बच्चे की तरह अभिनव जी से लिपटी थी। वही अरविंद जी की नज़रें भी अभिनव जी पर थी। दोनों परिवार बिजनेस में पार्टनर्स थे और साथ ही साथ अब अहाना को लेकर उन दोनों परिवारों का रिश्ता जुड़ चुका था। कुछ समय बाद जब चौहान परिवार वहां से जाने को हुआ तभी अहाना जाते हुए मुड़कर माही को देखी। वो आखिरी दफा माही से जाते हुए बोली, क्या तुम मॉम डैड के साथ जा रही हो माही? माही ने तो मन बना लिया था वो अब उस पैलेस में नहीं जाएगी। रात का हादसा याद कर अभी उसका दिल अंदर तक कांप रहा था। वो ना में गर्दन हिला दी, जिसे देख अभिनव जी बोले, वो अब हमारे साथ जाएगी अहाना। ये सुन अहाना ने भी हल्की स्माइल दी और उन सब के साथ चली गई। वही रश्मि जी माही और अभिनव जी को एक नज़र देख गुस्से में वहां से चली गई। ये देख माही का मुंह उतर गया तो अभिनव जी उसके सर को प्यार से सहलाए बोले, तुम नाराज मत हो माही, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब माही भी यही उम्मीद में गर्दन हिला दी और कुछ ही वक्त में सिंघाल परिवार भी वहां से चला गया। चौहान एम्पायर, यह एक बड़ी ऊंची मंजिल वाली बिल्डिंग थी जो राह चलते लोगों की नज़रें भी खींचने के लिए मजबूर कर दे। दिल्ली के और पूरे इंडिया के टॉप 10 में से 1 नंबर पर आने वाली ये इमारत चौहान फैमिली की थी जिसका इकलौता वारिस था अमर्त्य सिंह चौहान। उसी के दम पर आज ये नाम बिजनेस में सबसे ऊंची उड़ान भर चुकी थी। पर ताजुब की बात ये थी कि जिस इंसान की नाम से ये बिजनेस फैला है उसे आज तक किसी ने देखा क्यों नहीं। हाँ, ये बात सच थी कि अमर्त्य ने कभी लोगों के सामने खुद को रिवील नहीं किया। बेहद कम लोग थे जिन्होंने उसे आमने सामने देखा था। अमर्त्य को किसी भी चीज़ में कोई टक्कर दे ये हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की सिवाय एक के, और वो नाम था मानिक दीवान। ये नाम जो सिर्फ अपने नाम से नहीं बल्कि दहशत से जाना चाहता। ऐसा कोई ना हो जिसे दिल्ली में रहकर मानिक दीवान के बारे में ना पता हो। हर कोई उससे खौफ खाता है सिवाय चौहान परिवार के। ये रिश्ते खून के थे पर इनमें एक दूसरे का खून बहाने की आग झुलस रही थी। अब इस कदर उनकी नफरत बढ़ गई थी कि हर हद पार करके सिर्फ बर्बाद करने की चाह थी। उस बड़ी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बने केबिन में एक शख्स बैठा था। उसके चेहरे के भाव बेहद गंभीर थे। उसके सामने खड़ा रोबिन सर झुकाए बोला, बॉस इस 1 महीने के आपकी गैरमौजूदगी में मिलने वाली सभी डील्स हमारी हुई है सिवाय एक के जो अरविंद सर के हाथ से निकल गई। कहते हुए रोबिन सर उठाए सामने बैठे शख्स को देखा जो कोई और नहीं अमर्त्य था। वो अपने बॉस की आंखों में जल रहे गुस्से की आग को देख अपनी नजरें फिर झुका गया। अमर्त्य एकटक रोबिन को देखते हुए भारी आवाज में बोला, कौन है वो? उसका कहना भर था कि रोबिन जल्दी से बोला, बॉस मानिक दीवान। और ये एक नाम अमर्त्य के खून को खोलने के लिए काफ़ी था। वो रोबिन से नजरें हटाए दूसरी ओर देख गहरी आवाज़ में बोला, अगर पहल वही से हुई है तो ठीक है, खत्म भी मैं ही करूँगा।
कहते हुए उसके होठों पर डरावनी मुस्कान तैर गई। वही रोबिन अभी नजरें झुकाए खड़ा था। वो उसे नजरें उठाए देख बोला, बॉस, बड़ी मेम का ऑर्डर है कि उन्होंने आपको पैलेस मिलने बुलाया है। कल रात भी आप उनसे नहीं मिले। कल रात की बात सुन अमर्त्य की आंखें एकदम से चमक उठी, जैसे उसे कुछ याद आया हो। वो बिना रोबिन को देखे बोला, रोबिन, कल रात मैंने उस लड़की को अपने कमरे में महसूस किया। वो वही थी, वही लड़की। उसकी बात पर रोबिन हैरत से उसे देखने लगा और वो हिम्मत कर बोला, लेकिन बॉस, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़की तो आपको बैंकॉक में मिली थी, फिर वो पैलेस में कैसे? कहते हुए वो चुप हो गया तो वही अमर्त्य अपनी चेयर पर पीछे लीन होते हुए आंखें बंद कर गया और रात के वो कुछ पल उसे याद आ गए। हालांकि वो उस वक्त नशे में था, पर उसने उस लड़की को अच्छे से महसूस किया था। उसके नर्म लबों का एहसास अभी अमर्त्य भूल नहीं पाया था। वो आंखें बंद करते हुए ये याद करने लगा। रोबिन उसे कुछ ना कहते देख फिर एक दफ़ा बोला, बॉस, कल रात आप ड्रंक थे, इसलिए आपको ऐसा लगा होगा। और वैसे भी हमारी पूरी कोशिश जारी है उस लड़की को ढूंढने की। वो जो कोई है जल्द आपके सामने होंगी। सिर्फ कल तक रोबिन, बस कल तक का वक्त है तुम्हारे पास और मुझे वो लड़की चाहिए, वरना तुम बिन मौत मेरे हाथों से मारे जाओगे, अमर्त्य ने रोबिन के छुट्टे ही बेहद डरावनी आवाज में कहा। जिसे सुन रोबिन का गला सूख गया। वो यस बॉस बोलते हुए केबिन से निकल गया और अमर्त्य बीती रात की यादों में खोने लगा। किस तरह उसने उस लड़की के नाजुक जिस्म को दबोच रखा था, किस हद तक वो कांप रही थी। उसकी सिसकियां अभी अमर्त्य के कान में शोर कर गई। अमर्त्य होठों पर अजीब मुस्कान लिए आंखें बंद किए ही पीछे टिककर बोला, तुम्हारी सूरत इन आंखों में बस गई है। कल रात मैंने तुम्हें देखा नहीं, पर तुम्हें महसूस जरूर किया है और जल्द ही तुम मेरे सामने भी होंगी। कहते हुए उसे कुछ याद आया और एक पल में वो अपनी आंखें खोलते हुए खुद से बोला, जो मैं सोच रहा हूँ, अगर तुम वही हो तो तुम पर यह बहुत भारी पड़ने वाला है। कहते हुए उसके जहन में एक नाम कौंध गया और वो था अहाना का। अमर्त्य को अब ये लगने लगा कि उसकी शादी जिस लड़की से हुई, जिसे देखने की अमर्त्य ने आज तक जहमत नहीं उठाई, कहीं वही तो वो लड़की नहीं जो उसके साथ रात बिताई है और कल रात भी वही कमरे में थी। अब ये सब सोचते हुए अमर्त्य के जहन में बस अहाना का नाम घूम गया, क्योंकि उसके नाम के अलावा उसे उसके बारे में कुछ भी जाना ही नहीं था और ना ही वो जानना जरूरी समझता था। पर अब उसके अंदर कहीं ना कहीं उसे देखने की आग भड़क चुकी थी और ना जाने ये आमने सामने आने वाला मंजर क्या तबाही लाने वाला था। रात का वक्त, यहाँ देवयानी जी के कमरे में किसी का आना हुआ। देवयानी जी आहत से ही पहचान गई। वो बेड पर आंखें बंद किए लेटी थी। कमरे में हल्का अंधेरा था, फिर भी रोशनी में उस शख्स का चेहरा दिखा और देवयानी जी बोली, बहुत जल्दी याद आई तुम्हें हमारी, वैसे इतनी जल्दी आने की जहमत क्यों उठाई तुमने अमर्त्य? कहते हुए उनकी बातों में बेरुखी और गुस्सा झलक उठा। वही डोर पर खड़ा अमर्त्य उनकी बात पर कुछ रिएक्ट ना करते हुए अंदर आया। अब तक देवयानी जी बेड पर पीछे टेक लगाए बैठ गईं। अमर्त्य बिना किसी लहजे के उनसे बोला, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? ये सुन देवयानी जी कुछ पलों तक उसे देखती रही और बोली, तुम्हें हमारा सौदा याद है ना अमर्त्य? अमर्त्य बस गर्दन हिला दिया, जिस पर देवयानी जी बोली, मैंने तुम्हें शादी करने के बदले में पूरा एम्पायर बिना सोचे समझे तुम्हारे नाम कर दिया। हालांकि ये सब तुम्हारा ही था, फिर भी मैंने इस उम्मीद से सब तुम्हें सौंपा कि तुम हमारी ख्वाहिश पूरी करोगे। ये सुन रहा अमर्त्य एकदम से बोला, तो मैंने डील पूरी की है बड़ी माँ, आपकी पसंद की लड़की से शादी करके। उसका कहना भर था कि देवयानी जी गुस्से में बोली, सिर्फ शादी करना काफ़ी नहीं होता अमर्त्य, उस रिश्ते को पूरे हक से निभाना होता है, खुद को और उस इंसान को वक्त देना होता है जिसके साथ ये शादी का रिश्ता बंधा है। पर तुम तो इतने व्यस्त हो कि तुम्हें अपनी बीवी की सूरत देखने तक की फुर्सत नहीं। क्या तुमने आज तक उस लड़की को देखना तक जरूरी नहीं समझा जो तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र और मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर भरती है? उनकी बात अभी शांत खड़ा अमर्त्य सुन रहा था। उसके चेहरे के शून्य भाव अभी टस से मज नहीं हुए। उसे चुप देख देवयानी जी फिर एक दफ़ा बोली, इतना याद रखो अमर्त्य, तुम्हें आज तक अपनी औलाद से ज़्यादा चाहा है। खुद की कोई संतान ना होते हुए भी मैंने तुम्हें माँ से भी ज़्यादा प्यार दिया। तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि तुम्हें कभी माँ बाप की कमी महसूस ना हो, इसलिए तुम्हारे पापा ने उस औरत तक को छोड़ दिया कि कहीं तुम्हारे हक का प्यार उस औरत के बच्चे को ना बच जाए। आज तक हर चीज़ तुम्हारे लिए करते आए हैं हम, लेकिन तुम हमारी कोई बात समझना नहीं चाहते। कहते हुए देवयानी जी का गला भर आया। वही अपनी जगह खड़ा अमर्त्य उनकी इतनी देर सुन रहे बातों पर बिना किसी भाव के बोला, आपने शादी कराई है बड़ी माँ, लेकिन इसे निभाना है या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा, इसलिए मेरे सामने अब से आप इस बारे में बात ना करें तो वही ठीक रहेगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। कहते हुए उसकी आवाज़ सख्त हो गई और उसके कदम वहां से जाने के लिए बढ़े। वही देवयानी जी अपनी कही बातों का उस पर कहीं से कोई असर ना होते देख अपनी मुठ्ठियां कसते हुए रह गईं। अमर्त्य के कदम कमरे से बाहर पड़ने को हुए, जिस पल उसके कान में देवयानी जी की आवाज़ पड़ी, कल तुम्हारे शादी की फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी है तो मैंने छोटा सा फैमिली फंक्शन अरेंज किया है, सिर्फ खास लोगों को बुलाया है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर आओगे। अमर्त्य के कदम अपनी जगह ठहर गए। वो उनकी बात पर बिना उन्हें देखे ही बोला, उम्मीदें अक्सर दिल तोड़ देती है बड़ी माँ, और आप मुझसे जितना कम उम्मीद रखेगी उतना आपका दिल कम दुखेगा। कहते हुए वो एक पल ना रुका और सीधे वहां से चला गया। वही देवयानी जी गुस्से की आग में तपते हुए बोली, तुम्हारी यही हरकतें मुझे उस इंसान से जोड़ने पर मजबूर करती है जिसके जिक्र से भी मेरा खून खौल उठता है। कहते हुए उनकी आंखें गुस्से में अंगारे दहकने लगी।
यहाँ अमर्त्य पहले से बाहर जाने लगा। जिस पल उसके कदम एक कमरे के सामने ठहरे, ये वही कमरा था जहाँ कल रात उसने नशे में किसी को किस किया था, और ये कमरा अमर्त्य का था जहाँ आने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अमर्त्य कुछ पल खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ गया, पर उसके बढ़ते कदम खुद को रोकने लगे, ये सोचकर कि एक दफ़ा, बस एक दफ़ा वो अहाना को देख ले जिसे वो माही समझ रहा है। क्योंकि सच तो यही था कि रात में गलती से अमर्त्य के कमरे में माही गई थी और उसके साथ जबरदस्ती करने वाला भी अमर्त्य था, और अब पैलेस में उस मौजूद लड़की को देखने के लिए उसका तन बदन और आंखें तड़प रही थी, जो कि माही नहीं अहाना थी, और उसका ये वहम जल्द ही एक बड़े तबाही के साथ सामने आने वाला था। ये गलतफहमी और आमने सामने आने वाला मंजर अब क्या तबाही लाने वाला है। अमर्त्य कुछ पल खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ गया, पर उसके बढ़ते कदम खुद को रोकने लगे, ये सोचकर कि एक दफ़ा, बस एक दफ़ा वो अहाना को देख ले जिसे वो माही समझ रहा है। क्योंकि सच तो यही था कि रात में गलती से अमर्त्य के कमरे में माही गई थी और उसके साथ जबरदस्ती करने वाला भी अमर्त्य था, और अब पैलेस में उस मौजूद लड़की को देखने के लिए उसका तन बदन और आंखें तड़प रही थी, जो कि माही नहीं अहाना थी, और उसका ये वहम जल्द ही एक बड़े तबाही के साथ सामने आने वाला था। अमर्त्य ने खुद को रोककर अपने कदम पैलेस से बाहर रख दिए और इतनी रात के वक्त वो गाड़ी में बैठ वहां से निकल गया। अहाना का कमरा। यहाँ कमरे में अहाना बेड पर चुपचाप लेटी एकटक सिल्लिक को देख रही। चेहरा बेहद शांत था, लेकिन अंदर से एक तूफान सा उठ रहा था। आंखों में कुछ पल घूम रहे थे जिन्हें याद कर उसकी आंखें आंसू से भर उठी। उसी पल वो आंसू आंखों के कोनों से बह उठे और तभी उसके कांपती लिबों से एक लफ्ज निकला, मानिक। वो मानिक की हरकतें याद करते हुए फिर खौफ से भर गई। अहाना को उसका टच अभी अपने बॉडी पर फील हो रहा था। उसके हाथ अहाना के जिस्म को जिस हद तक छू रहे थे, ये सोचकर ही अहाना सिनहर गई। एक सरसराहट सी उसके अंदर दौड़ गई। अहाना उसी पल करवट लेकर लेट गई। उसकी आंखों में नींद कोसों दूर था। वो अपने जिंदगी के बारे में सोच रही थी। क्या थी उसकी जिंदगी और अब क्या हो गई। इस घर में शादी करके आना उसकी मर्जी नहीं थी, पर अपने मॉम को दिए वादे को निभाने के लिए उसने ये कदम उठाया, वरना वो तो आज़ादी से जीने वाली लड़की थी जिसे खुद पर कोई रोक टोक नहीं पसंद था और अपने आगे वो किसी की नहीं सुनती थी। फिर अचानक से वो इतनी कैसे बदल गईं। इसके पीछे था एक इंसान, जो थी रश्मि सिघाल, जिसने अहाना को ये शादी करने पर मजबूर किया। अहाना अपनी बदलती जिंदगी के बारे में सोचते हुए किसी याद में गुम हो गईं। करीब एक महीने पहले चौहान पैलेस के एक कमरे में अहाना दुल्हन की तरह तैयार होकर ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी खुद को दुल्हन के रूप में देख एक अलग खुशी और दर्द दोनों अंदर उसे सताए जा रहा था। तभी कमरे में रश्मि जी का आना हुआ। वो अपनी बेटी को दुल्हन की लिबास में इतना खूबसूरती से सजते देख एक पल के लिए उसे देखती रह गईं और उसी पल आगे बढ़कर उसकी प्यार से बालाएं ले लीं। अहाना मुस्करा दी। तभी रश्मि जी उसे ऊपर से नीचे तक नजर डाल बोली, अब लग रही हो तुम बड़े घर की शाही दुल्हन। कहते हुए उनकी नजरें अहाना के उन हैवी एक्सपेसिव खानदानी जेवर पर गए, जिन्हें पहनकर अहाना की खूबसूरती में चार चांद लग गए थे। और अब उनकी आंखें अहाना के चेहरे को गहराई से देखने लगे। अहाना की आंखों में उन्हें डर नजर आया, जिसे देख वो अहाना से बोली, जो हुआ है वो भूल जाओ अहाना, और जो आगे होने वाला है उस पर ध्यान दो। अब तुम्हारे जिंदगी का सिर्फ एक मकसद होना चाहिए, चौहान खानदान की एकलौती बहू बनना और अपने उन सभी ऐशो आराम को पूरा करना जो एक बड़े खानदान की बहू को मिलते हैं। मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए आज तक किसी चीज़ की कमी नहीं की, लेकिन अब मैं चाहती हूँ मेरी बेटी को वो सब भी मिले जिसकी लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। उनकी बात सुन रही अहाना बस धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी, जिस पर रश्मि जी अपना हाथ आगे बढ़ाए बोली, वादा करो मुझसे कि तुम आज से बल्कि अभी से उस इंसान का ख्याल अपने अंदर से मिटा दोगी और अपने नई जिंदगी की शुरुआत करोगी। उनकी बात सुनकर अहाना के हाथ पांव एक अजीब खौफ से थरथरा गए। वो उनके हथेली को देखती रही और कुछ पल रुक अपने कांपते हाथों से उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बेहद हिम्मत जुटाए बोली, यस मॉम, मैं वही करूंगी जैसा आपने कहा है। ये सुनकर रश्मि जी के होठों पर गहरी मुस्कान तैर गईं और अगले ही पल वो आगे बढ़कर खुशी से अहाना को गले से लगा लीं। वही उनके गले से लग अहाना की आंखें भर आई थी। उसका रोम रोम डर से कांप रहा था, फिर भी वो होठों पर जबरदस्ती मुस्कान लिए मुस्करा दी। प्रेजेंट टाइम। अहाना अपने ख्यालों से बाहर आई और तभी उसके हाथ अपने गले में पहने मंगलसूत्र पर चले गए। वो उन्हें कसकर मुट्ठियों में पकड़ते हुए दबी आवाज में बोली, आपके कहने पर मैंने उसे बुलाने की हिम्मत जरूर की मॉम, लेकिन शायद ये भूल बैठी कि वो मुझे कभी खुद उसे बुलाने नहीं देगा। वो मुझसे दूर होकर भी मैं उसके नज़रों में हर पल रहती हूँ और अब चाहकर भी मैं आपको दिया वादा निभा नहीं पा रही हूँ मॉम। कहते हुए अहाना की आवाज़ भर आई और एक बार फिर आंसू गालों पर बह गए। सुबह का वक्त। पहले इसको आज खूबसूरती से सजाया जा रहा था। ये देख अहाना खुद से बोली, आज क्या है जो पहले इसको इतने अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा है। कहते हुए वो नीचे डाइनिंग एरिया में आई जहां देवयानी जी और अरविंद जी मौजूद थे। अहाना उन दोनों को मुस्कारे गुड मॉर्निंग विश की और ब्रेकफास्ट के लिए अपनी चेयर पर बैठ गईं। तभी उसके कान में अरविंद जी की आवाज़ पड़ी, जो देवयानी जी कह रहे थे, भाभी हमने ज़्यादा गेस्ट को नहीं बुलाया है क्योंकि मुझे पता है अमर्त्य को ये सब नहीं पसंद। अहाना ने नजरें उठाए, उन दोनों को देखा। वो अभी नासमझी से उन्हें देखे जा रही थी। देवयानी जी उनकी बात पर हाँ में सर हिलाए अहाना को देखी, जिसके चेहरे के भाव पड़ते हुए वो अहाना से बोली, आज तुम्हारे शादी की फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी है अहाना, तुम्हें याद है या नहीं। ये सुन अहाना हैरान रह गई। उसे बिल्कुल भी अंदाज नहीं था आज उसके और अमर्त्य के शादी को पूरे 1 महीने हो गए।
अहाना जल्दी से हाँ में सर हिलाए बोली, हाँ हाँ मुझे याद है। तो देवयानी जी बोली, आज अमर्त्य पार्टी में जरूर आएगा, इसलिए तुम्हें अच्छे से तैयार होना है। लोगों में तुम दोनों की जोड़ी उभर कर नजर आनी चाहिए और आज जो तुम्हारी ख्वाहिश है उसे देखने की वो भी पूरी हो जाएगी। कहते हुए वो अहाना को देखने लगी जो अंदर ही अंदर बेहद घबरा गई थी। ना जाने अमर्त्य कैसा होगा, जो उसने आज तक उसके बारे में सुना था वो जानकर ही अहाना डर चुकी थी और अब जब वो उसके नज़रों के सामने आने वाला है वो और ज़्यादा घबरा रही थी। अहाना अपनी घबराहट उनसे छुपाए बस गर्दन हिला दी। सिंघाल विला। यहाँ माही की खुशनुमा सुबह अपनी माँ की तस्वीर देखते हुए हुई वो साइड लेम्प पर रखी अपनी माँ स्नेहा जी की तस्वीर हाथ में ली उन्हें अपने होठों से छू गईं। गुड मॉर्निंग मम्मा कहते हुए वो मुस्करा दी। तभी कमरे में अभिनव जी का आना हुआ। वो माही को गुड मॉर्निंग विश करते हुए उसके पास आए और बोले, चलो माही फ्रेश हो जाओ, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। माही स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला दी और वॉशरूम चली गई। कुछ वक्त बाद डाइनिंग एरिया में माही, अभिनव जी और रश्मि जी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। माही चुपचाप सर झुकाए ब्रेकफास्ट कर रही थी, वही रश्मि जी की तीखी नजरें रह रहकर माही को देख रही थी। तभी रश्मि जी अभिनव जी को देख बोली, आज अहाना के शादी की फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी है, इसलिए हम दोनों को चौहान पैलेस में इनवाइट किया है। ये सुन अभिनव जी बोले, हाँ तो हम माही को भी साथ लेकर जाएंगे। क्यों माही? माही तो हैरानी से उन्हें देखने लगी, वही रश्मि जी गुस्से में भर उठी। उसी पल वो अपनी जगह से उठ गुस्से में बोली, वहाँ बहुत से लोग आएंगे अभिनव, और तुम इस लड़की को अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। रश्मि जी का इतना कहना था कि अभिनव जी बेहद सख्त आवाज में बोले, माही नाम है उसका रश्मि, और हाँ वो मेरी बेटी है, और रही बात लोगों की तो उन्हें भी पता लगने दो कि माही सिंघाल अभिनव सिंघाल की बेटी है। कहते हुए वो भी रश्मि जो घूरते हुए अपनी जगह खड़े हुए, वही रश्मि जी का खून खोल उठा। वो एक नज़र माही को देखी जो अभी नजरें झुकाए बैठी थी। रश्मि बेहद नफरत और गुस्सा लिए बोली, आज तक तुम्हारी माँ कम थी जो आज तुम भी हम दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। तुम दोनों कभी किसी को चैन से जीने नहीं दोगी, मनहूस हो तुम दोनों, मनहूस। कहते हुए रश्मि जी का माही पर गुस्सा फुट पड़ा। वही उनकी बात सुन अभिनव जी की आंखें गुस्से में लाल हो गईं और उसी पल वो तेज चिल्लाए, तुम अपना मनहूस मुंह बंद रखो रश्मि, वरना मुझसे बुरा अब कोई नहीं होगा। उनकी इतनी तेज आवाज सुन रश्मि जी स्तब्ध रह गईं। वही अब तक सर झुकाए बैठी माही के आंखों से आंसू गालों पर लुढ़क पड़े। वो उसी पल अपनी जगह से उठी और भागते हुए वहां से चली गईं। वो दोनों उसे जाते हुए देखते रह गए। अभिनव जी ने माही के आंसू देख लिए और उनकी मुट्ठियां तेजी से कस गईं। तभी रश्मि जी बोली, या तो आज वो लड़की तुम्हारे साथ जाएगी या मैं। कहते हुए वो भी उन्हें गुस्से में देख वहां से चली गईं और उनकी बात पर अभिनव जी दांत पीसते हुए रह गए। कमरे में माही बेड पर बैठी फफक कर रो रही थी। रश्मि जी की बातें अभी उसके दिल में किसी खंजर की तरह चुभ रहे थे। वो रोते सिसकते हुए बोली, क्या यहाँ आकर मैंने सच में उन दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दी है? अगर ऐसा है तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से, फिर बैंकॉक चली जाऊंगी, वही अपने मारिया आंटी के पास। कहते हुए उसके आंसू लगातार गालों पर बह रहे थे। तभी उसके कान में अभिनव जी की आवाज पड़ी, कहीं नहीं जाओगी तुम, यही रहोगी अपने पापा के साथ। माही नजरें उठाए अभिनव जी को देखी और उसकी तेज सिसक निकली। अभिनव जी उसे देखते हुए अंदर आए और माही से बोले, रश्मि के बातों को दिल पर लगाने की जरूरत नहीं है माही, वो चाहे तुमसे कितनी नफरत कर ले, मैं तुम्हें कभी प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। और ये मत समझना तुम हमारे बीच दीवार बन रही हो, क्योंकि दीवार तो वो बना रही है हम दोनों के बीच, जिसमें मैं रश्मि को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। कहते हुए उनकी आवाज़ बेहद सर्द हो गई। माही अपनी जगह से उठ उनके पास आकर खड़ी हुई, सुबकते हुए बोली, मुझे जाने दीजिए पापा, मैं यहाँ रहकर उनकी नफरत नहीं झेल पाऊंगी। मैं उनकी आंखों में किसी सुई की तरह चुभती हूँ, फिर तो मेरा यहाँ हर पल उनकी नज़रों के सामने रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। कहते हुए माही रिक्वेस्ट भरी नज़रों से उन्हें देखी। वही माही की ऐसी बातें सुन अभिनव जी कुछ पलों तक खामोश रहे और माही से नजरें हटाए दूसरी तरफ देख बोले, स्नेहा के होते हुए तो मैं कभी तुम्हें अपने पास नहीं रख सका, कम से कम अब तो मुझसे ये हक मत छीनो माही, मुझे अपने पिता होने का फर्ज निभाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा। कहते हुए उनकी आंखों में नमी तैर गई और गला भर आया। वो माही की तरफ पीठ किए खड़े थे। माही उनकी ऐसी बात सुन और भावुक हो गईं और उसी पल वो सीधे जाकर अभिनव जी के गले से लग रो दी। अभिनव जी उसे आगोश में भर लिए तो माही उनके गले से लगते ही बोली, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी पापा, कभी नहीं। कहते हुए वो उन्हें नजरें उठाए देखी, जिस पर अभिनव जी उसके माथे पर प्यार से चुम लिए और माही मुस्करा दी। और तभी अभिनव जी माही से बोले, रात को रेडी रहना, हम दोनों अहाना की वेडिंग एनिवर्सरी में जाएंगे। कहते हुए वो माही से दूर हुए। वही माही उनसे सवाल किए बोली, और मिसेस सिंघल, क्या वो हमारे साथ नहीं आएंगी? इस पर अभिनव जी बोले, वो आए या ना आए तुम मेरे साथ आ रही हो, दैट्स फाइनल। कहते हुए वो कुछ पल रुक वहां से चले गए और माही पैलेस में जाने की बात सोचते हुए घबरा गईं। आखिर वो कैसे उस पैलेस में कदम रखती जहां पहली ही रात उसके साथ इतना कुछ हो गया। माही का दिल घबराने लगा। फिर ये सोचकर उसने खुद को संभाल लिया कि वो वहां अपने पापा के साथ जा रही है और वहां भी वो सबके सामने रहेगी, तब तो डरने की कोई बात नहीं है। ये बात अपने मन को समझाते माही उठ खड़ी हुई और अपने लिए ड्रेस देखने लगी। कॉटेज में
अब शाम से रात होने को आई थी और यहाँ शहर से दूर एक कॉटेज जो काफ़ी खूबसूरत था, उस कॉटेज के किसी कमरे में अमर्त्य राजा की तरफ सोफे पर बैठा सिगार के लंबे कश भर रहा था। उसी पल वहां रोबिन का आना हुआ। वो आते ही सामने अमर्त्य को देख कुछ पल रुका और बोला, बॉस, बड़ी मेम के कॉल पर कॉल आ रहे हैं, उन्होंने आपको अभी पैलेस बुलाया है। उसकी बात सुन रहा अमर्त्य उससे सवाल किए बोला, मैंने जो काम दिया था वो हुआ या नहीं रोबिन, या आज का दिन तुम अपने जिंदगी का आखिरी दिन बनाना चाहते हो? ये सुन रोबिन के पसीने छूट गए। वो जल्दी से बोला, नो बॉस, अपने जैसा कहा था मैंने कर दिया है, बस 2 घंटे में उस लड़की का पूरा बायोडेटा आपके सामने होगा और उसके बाद वो लड़की भी। कहते हुए रोबिन जल्दी से किसी को कॉल मिलाया। वही अमर्त्य सिगार के धुएं को हवा में छोड़ते हुए एक नाम अपनी डार्क इंटेंस वॉइस में धीरे धीरे गुनगुनाने लगा, माही। क्या धमाका होने वाला है इस पार्टी माहौल में? क्या अहाना देख पाएगी अमर्त्य को? क्या अमर्त्य को पता लगेगा माही का सच? यही वो नाम था जो अमर्त्य गुनगुना रहा था। कुछ पलों बाद अमर्त्य उससे कॉटेज बाहर निकला और गाड़ी में बैठते हुए उसने एक दफ़ा रोबिन से कहा, अगले 2 घंटे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए रोबिन, वरना इस दुनिया से तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन मिटा दूंगा। कहते हुए वो डार्क एक्सप्रेशन उसे दिया और रोबिन जो सर झुकाए खड़ा था वो बस हाँ में सर हिला दिया और अमर्त्य गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। चौहान पैलेस को अंदर से बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। वहां ज्यादा नहीं, बस गिने चुने लोग आए थे। हॉल में इस वक्त देवयानी और अरविंद मौजूद थे। देवयानी अहाना को तैयार होने को बोलकर नीचे आए गेस्ट को अटेंड करने लगी। अब सभी तो आ गए थे सिवाय एक के, और वो था अमर्त्य। देवयानी बड़ी आसले मैंडोर की तरफ देख रही थी। उन्हें पता था अमर्त्य इतनी आसानी से किसी की बात नहीं मानता, पर एक उम्मीद कहीं ना कहीं उनके मन में अभी जगी हुई थी। तभी सबकी नज़रें स्टेयर्स से अती हुई अहाना पर गईं। उसे देख सबकी नज़रें मानो उस पर थमसी गईं। वो लाल रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। कमर तक नीचे लहराते रेशमी बाल और कानों में बड़े झुमके, चेहरे पर लाइट मेकअप के साथ वो बेहद हसीन नजर आ रही थी। अहाना नीचे आते हुए सबकी नज़रों को अपनी तरफ खींच गई। वो देवयानी के पास आकर खड़ी हुई। देवयानी ने उसे ऊपर से नीचे तक एक नज़र देखा और उन्हें कुछ तो अधूरा लगा। तभी उनकी नज़रें अहाना के सुनीमान पर गईं। वो लोगों को देखते हुए धीरे मगर सख्त आवाज में बोली, मांग में सिंदूर कहाँ है अहाना? अहाना उनकी बात पर खुद चौंक उठी और उसके हाथ अपने माथे पर गए। उसे एहसास हुआ कि उसने जल्दी जल्दी में सिंदूर लगाना ही भूल गईं। अहाना धीमी आवाज में नज़रें झुकाए बोली, वो सॉरी बड़ी माँ, जल्दी जल्दी में भूल गईं। कहते हुए उसकी जबान लड़खड़ा गई और देवयानी उसकी बात पर लाचारी से नामे गर्दन हिला दी। कुछ ही पलों बाद अहाना सभी गेस्ट से मिलने लगी और लेकिन हर कोई अब अमर्त्य के बारे में पूछ रहा था, जिस पर अहाना भी उसके इंतजार में लग गईं। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा लेकिन अमर्त्य अभी नहीं आया था। देवयानी जी का मन भी अब कहने लगा कि वो नहीं आएगा। ऐसे ही कुछ गेस्ट निकल गए। अब गिनती की जाए उससे भी कम लोग बचे थे और वही देवयानी का चेहरा हर पल गुस्से और नाराजगी में भरता चला गया। अहाना ने भी उम्मीद छोड़ दी कि उसे आज भी अमर्त्य को देखना नसीब नहीं होगा। वो देवयानी जी से कुछ बोलकर ऊपर अपने कमरे में चली गईं। और तभी अरविंद देवयानी के पास आकर बोला, भाभी मुझे लगा था वो नहीं आएगा और देखिए वो नहीं आया। देवयानी कुछ ना बोली और उसी तरह अपने मुट्ठियों को बिछते हुए खड़ी रही। तभी उस खामोशी से फैले महफिल में किसी के चलते कदमों की आहट सबके कानों में पड़ी और अंदर आता हुआ वो शख्स सबकी नज़रों को अपनी तरफ कैद कर गया। अंदर बढ़ते हुए उसके कदम सीधे देवयानी और अरविंद के पास बढ़े। वही उस शख्स को देख हल्की मगर एक मुस्कान देवयानी के होठों पर तैर गईं। वो अपने करीब बढ़ते हुए उस शख्स को देख बेहद खुशी से बोली, अमर्त्य। हाँ, सामने से आ रहा शख्स अमर्त्य था और वहां मौजूद हर इंसान आंखें खोलकर उसे देखे जा रहा था, क्योंकि अमर्त्य किसी की नज़रों में आए और उसे कोई देख ले ये तो बस लोगों के लिए ख्वाब देखने जैसा है। अमर्त्य उन दोनों के पास आकर खड़ा हुआ। देवयानी उसे देख बोली, मुझे पता था तुम जरूर आओगे अमर्त्य। कहते हुए उनकी आंखों में खुशी झलकने लगी। वही अमर्त्य बिना किसी भाव के खड़ा उन्हें देख रहा था। और तभी अरविंद के कई बातें उसके कान में पड़ी, तुम कल रात पैलेस आ गए तो सुबह हमसे मिलना जरूरी क्यों नहीं समझा? ये सुन अमर्त्य अपनी गहरी नज़रें उन पर टिके अपनी भारी आवाज में बोला, मैं किसी बात का कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझता मिस्टर चौहान, और रही बात मेरे यहाँ आने की तो मैं यहाँ आपके कहने पर नहीं अपनी मर्जी से आया हूँ। अरविंद उसकी बात सुन अपने मुठिया कसते हुए रह गए और देवयानी जी अमर्त्य से बोली, खैर तुम आ गए यही हमारे लिए खुशी की बात है। फिर याद तो होगा तुम्हें कि आज तुम्हारी शादी की फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी है, तो अपनी बीवी मिलना नहीं चाहोगे? उसकी बात सुनते ही अमर्त्य की आंखों में एक अलग सी तड़प जाग उठी। हाँ, वो देखना चाहता था उस लड़की को जिसके जिस्म को उसने छुआ है, उसे महसूस किया है, जिसकी मासूम सूरत उसके जहन में हर पल दौड़ती है। वो उसे देखने के लिए बेकरार हो उठा। उसकी नज़रें धीरे से हर तरफ घूमते हुए देवयानी से बोले, नाम और पहचान बदलकर लोग हमसे मिलने की कोशिश करते हैं, वो इस बात से अनजान है कि हमारी नज़र में आना उनके वजूद को खोने के बराबर है। कहते हुए उसकी आवाज़ रहस्यमय थी। वही दोनों उसकी बात का पूरी तरह मतलब समझने में असमर्थ थे। यहाँ दूसरी तरह अहाना अपने कमरे में ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी पल्लू को ठीक कर रही थी। वो खुद से आईने में देखते हुए बोली, आह ये बहू होना सच में बहुत मुश्किल काम है, और ऊपर से बड़ी बहू, आह।
कहते हुए अहाना के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन थी। तभी उसकी नज़रें अपने मांग पर गईं, जिसे देख वो आगे बढ़कर वहां से सिंदूर की डिब्बी उठा ली और जैसे ही मांग भरने को हुई उसे कुछ याद आ गया। वो रुक कर बोली, जिसके नाम का ये सिंदूर है उसे तो कभी देखना तक नसीब ना हुआ, तो फिर मेरा ये लगाकर और इतना तैयार होकर क्या फ़ायदा जब वो इंसान ही मुझे नहीं देखने वाला। कहते हुए अहाना फिर उस सिंदूर को वहीं रख दी और बेख्याली कमरे से बाहर चली गईं, इस बात से अनजान की नीचे जाकर उसे जो देखने को मिलेगा वो उसकी सोच से भी परे होने वाला है। अहाना के कदम नीचे हॉल की तरफ जाने के लिए बढ़े, बेख्याली वो अपनी ही धुन में चली जा रही थी। हॉल में कदम रखते ही अहाना की नज़रें खुद से थोड़ी दूरी पर खड़े एक शख्स पर गईं, जिसकी पीठ अहाना के सामने थी। वो देवयानी और अरविंद के साथ खड़े थे। अहाना कुछ पलों तक अपनी जगह ठहर गई, ना जाने उस शख्स को पीछे से ही देख अहाना का दिल जोरों से धड़क उठा और तभी उसके कान में देवयानी जी की आवाज़ पड़ी, जो उसे देख कह रही थी, यहाँ आओ अहाना। अहाना उनकी आवाज़ सुन खिंचते हुए अपने कदम आगे बढ़ा दी और हर कदम के साथ जैसे जैसे वो उस शख्स के करीब आ रही थी वैसे ही उसकी घबराहट चेहरे पर साफ नजर आने लगी। वही अमर्त्य बिना एक बार भी पलट कर देखने की कोशिश ना करते हुए अभी वैसे ही खड़ा था। अहाना अमर्त्य के पास आकर रुकी और तभी देवयानी जी अहाना का हाथ पकड़ अमर्त्य के सामने लाकर खड़ी कर दी और ये पल ऐसा था जहां एक तरफ बेहिसाब आस और तड़प थी तो वही दूसरी ओर सिर्फ अजीब सा डर और घबराहट। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली। अहाना अपने सामने खड़े शख्स अपने पति अमर्त्य को देख उसके पैरों तले जमीन ना रही। उसकी आंखें फटी रह गईं और उनमें डर का सैलाब आ उठा। अहाना किसी पत्थर के मूर्ति की तरह जम गईं और उसी पल मानिक की कही वो बातें अहाना को याद आ गईं। ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है अहाना, ये जिस्म ये रूह आज भी सिर्फ मेरी है, और रही बात तुम्हारे शादी और पति की तो उसे जिस दिन तुम देखोगी उस वक्त पहला ख्याल तुम्हें मेरा आएगा, सिर्फ मेरा। बस मनिका के कहे ये कुछ लफ्ज़ जब अहाना के कान में शोर कर गए वो हैरान थी। सामने खड़े अपनी पति अमर्त्य को देख उसका चेहरा पूरी तरह खौफ से भर आया और मन में बेहद कांपती आवाज़ में वो बोली, ये कैसे हो सकता है। यही सवाल वो खुद से कर गई। वही अमर्त्य जो अहाना को देख रहा था, उसकी आंखें कुछ सिमट गईं ये सोचकर कि उसने जिस लड़की को देखा था वो अहाना नहीं है तो फिर कौन है वो लड़की। अब ये सवाल अमर्त्य के जहन में घूम गया। वही देवयानी अहाना को किसी गहरे सदमे में खड़े देख वो उससे बोली, क्या हुआ अहाना, आज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई है तुम्हारे पति को देखने की, फिर तुम इतनी शौक में क्यों लग रही हो। अहाना तो जैसे अभी कुछ सुनने और समझने लायक नहीं थी। तभी अमर्त्य अहाना से नजरें हटाए अपने रिंग कर रहे मोबाइल को लिए कॉल पिक करते हुए वहां से चला गया। अहाना तो अभी स्तब्ध खड़ी थी, उसे अमर्त्य के जाने तक का एहसास ना हुआ और देवयानी जो कब से उससे कुछ कह रही थी, अहाना बिना कुछ सोचे समझे वहां चली गईं। देवयानी उसकी अजीब हरकतें देख बस नासमझी से उसे जाते हुए देखती रह गईं। दूसरी तरफ अमर्त्य कॉल पिक करते हुए एक बालकनी की तरफ आया। ये कॉल रोबिन का था। वहां से रोबिन ने कुछ कहा जिसे सुन अमर्त्य के होठों के कोने मुड़ गए। वो आंखों में चमक लिए बोला, तो जिसकी मुझे तलाश है वो मेरी बीवी नहीं बल्कि साली है। कहते हुए उसके होठों पर क्रीपी सी स्माइल आ गई। तभी वहां से रोबिन फिर कुछ बोला जिस पर अमर्त्य ने गहरी आवाज में कहा, ओह मतलब शिकार खुद शिकारी के पास आ रहा है, तब तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खुद यहाँ आएगी और तब मैं उसे अपने पकड़ में दबोचूंगा। कहते हुए उसके होठों पर हैवानी मुस्कान तैर गईं। यहाँ दूसरी ओर अहाना तेज कदमों लगभग भागते हुए कमरे में आई। उसकी सांसें बिल्कुल असामान्य थी, चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। अहाना ने कमरे में आते ही दौड़ लगा दिया। फिर वही दौड़ से लगते हुए वो अपने मुंह पर हाथ रख बेहद डरी आवाज में बोली, ये कैसे हो सकता है, ना नहीं ये मेरा कोई वहम है, ऐसा नहीं हो सकता वो दोनों। इससे आगे उसके मुंह से शब्द ना निकले। अहाना का चेहरा पसीने से लथपथ था। वो अपने मन को समझाने लगी कि उसने जो अभी नीचे देखा वो बस उसकी आंखों का धोखा है और कुछ नहीं, पर कैसे उसकी आंखें इतना धोखा कैसे खा सकते हैं। अहाना उसी पल कसकर आंखें बंद कर गईं और उसके आंखों के आगे अमर्त्य का चेहरा घूमने लगा। वो अपने मंगलसूत्र को हाथों में भरकर बोली, अगर ये सच हुआ तो मैं कभी इन सब का सामना नहीं कर पाऊंगी। कहते हुए उसकी बंद पलकों से ही आंसू गालों पर लुढ़क पड़े, पूरा शरीर कांप उठा और वो उसी तरह नीचे बैठ गई। उसकी पलकें पूरी तरह भीग आई। आज उसकी आंखों ने जो देखा था वो उसे यकीन न करने पर मजबूर कर रहा था, पर जो उसने देखा था वो बिल्कुल सच था और इस सच को अहाना नहीं मानना चाहती थी। यहाँ दूसरी तरफ माही और अभिनव जी किसी सुनसान सड़क पर खड़े थे। उनकी गाड़ी बंद पड़ गई थी और वो ड्राइवर के दूसरी गाड़ी लाने का इंतजार कर रहे थे। वो किसी सुनसान जंगल के बीच किसी रास्ते पर फंस गए थे जहां उनके मदद के लिए कोई था भी नहीं। माही गाड़ी में बैठी थी, अभिनव जी कार से बाहर खड़े थे। कार में बैठी माही बाहर खड़े अभिनव जी से बोली, पापा हम तो बहुत लेट हो गए, अगर पार्टी खत्म हो गई तो। उद्धरण चिन्ह। अभिनव जी उसकी बात पर बोले, फिर भी कोई बात नहीं, हम अहाना से मिलकर आ जाएंगे। इस पर माही बस हाँ में सर हिलाए मुस्करा दी। वो बेहद प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। उसने एक लॉन्ग फिटेड गाउन पहना था और बालों को खुला छोड़ा था। बिना मेकअप के साथ भी वो कायमत ढा रही थी, बस होठों पर लिप गोल्स लगाया था। उसके रसीले होंठ बोहरा अट्रैक्टिव लग रहे थे। माही विंडो से बाहर मुंह निकाल देखने लगी, तभी उसे एक गाड़ी आती हुई दिखी। वो बेहद खुश होकर बोली, पापा देखिए गाड़ी आ गई। अभिनव जी उस और देखे वहां से ड्राइवर गाड़ी लिए आया, दोनों उसमें बैठकर निकल गए।
कुछ वक्त बाद उनकी गाड़ी पैलेस के बाहर आकर रुकी। गाड़ी से बाहर आते ही अंदर बढ़ते हुए माही ने कसकर अभिनव जी का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर कुछ डर की लकीरें खींच आई। वही अभिनव जी कुछ नासमझी बोले, तुम डर रही हो माही? उनके इस सवाल से माही कुछ पलों तक उन्हें देखना में सर हिला दी, पर अंदर से वो कितनी डरी हुई थी ये सिर्फ वही जानती थी। पैलेस के अंदर आते हुए उनकी नजरें सामने गईं। हॉल पूरा खाली था, मतलब पार्टी खत्म हो चुकी थी, वहां कोई नहीं था। ये देख माही का मुंह उतर गया। दोनों अंदर आए। जिस पल उन दोनों के कान में देवयानी जी की आवाज पड़ी, इतनी जल्दी आने की कोई वजह समझी जी? दोनों की नजरें देवयानी जी पर गईं। वो आकर उन दोनों के सामने खड़ी हुई। अभिनव जी यहाँ वहां देख बोले, लगता है हम बहुत ज्यादा ही लेट हो गए। देवयानी जी उनके साथ खड़ी माही को देख उनसे बोली, हाँ पार्टी तो खत्म हो गई। तभी अभिनव जी बोले, हम अहाना से मिलना चाहते हैं। इस पर देवयानी जी बोली, हाँ क्यों नहीं, मिल लीजिए अपनी बेटी से। कहते हुए उनकी आवाज में कुछ तिखापन था। माही तो उनसे नजरें मिलाने में भी डर रही थी। तभी देवयानी जी उन्हें बैठने को बोल अहाना को बुलाने के लिए स्टाफ को भेजती है। माही नजरें झुकाए बैठी थी, ना जाने अजीब सी सरसराहट उसके अंदर दौड़ने लगी। और तभी वहां अहाना आई, जिसे देख वो दोनों अपनी जगह से उठ उसे देखने लगे। अहाना अभी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, उसकी आंखें हल्की सूजी हुई लग रही थी। वो आकर उन दोनों से मिली। कुछ पलों तक बात करने के बाद अभिनव जी बोले, अब रात काफ़ी हो चुकी है अहाना, हमें चलना चाहिए। तभी वहां देवयानी जी आते हुए बोली, बेटी से मिल ली, अब क्या दामाद से मिलना जरूरी नहीं समझते आप? उनकी बात पर अभिनव जी के चेहरे पर भाव कुछ बदल गए और वो बोले, सुना है वो अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, उन्हें लोगों में रहना पसंद नहीं। ये सुन देवयानी जी बोली, आज उसी काम को लेकर लोगों में उसका नाम सबसे ऊंचा है, आपको तो फक्र होना चाहिए, खुद पर ऐसा दामाद मिला है आपको। अभिनव जी ये सुन अपने मन में बोले, फक्र तो नहीं पर अफसोस जरूर है। कहते हुए उनका मन नफरत से भर उठा। वही अमर्त्य का जिक्र सुन अहाना का शरीर कांप गया और माही वो तो बस इसी असमंजस में पड़ी हुई थी कि अभिनव जी कब यहाँ से लेकर उसे निकलेंगे। तभी अहाना बोली, बहुत रात हो गई है, डेढ़ आज के लिए आप और माही यहीं रुक जाइए। और बस ये सुन माही का चेहरा डर से भर उठा, वो नहीं रहना चाहती थी यहाँ पर। तभी अहाना ने फिर इंसिस्ट करते हुए कहा, प्लीज़ डेढ़ रुक जाइए। अभिनव जी अभी सोच में पड़ गए, जिस पर वहां खड़ी देवयानी जी बोली, अब आपकी बेटी इतना कह रही है तो मान लीजिए समधी जी। तभी अभिनव जी हाँ में सर हिला दिए। ये देख माही का दिल कांप गया, पर फिर भी वो कुछ बोल ना पाए। उन दोनों को गेस्ट रूम में ले जाया गया और एक बार फिर माही को अकेले एक कमरे में रहने की नौबत आ पड़ी थी। वो नहीं रहना चाहती थी इस कमरे में, इस पैलेस में, पर क्या उसे मजबूरन कमरे में अकेली जाना पड़ा। वो अभी उसी गाउन में थी और उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। माही किसी बालकनी में खड़ी थी। उसी पल माही के जहन में ख्याल आया और वो बोली, मैंने आज तक दी के हस्बैंड को नहीं देखा और उन्होंने कहा था वो बिजनेस के काम से बाहर गए हैं, फिर तो आज वो जरूर आए होंगे, तो क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? कहते हुए उसे अपने जीजू को देखने की उत्सुकता बढ़ने लगी। फिर उसने ये कहकर खुद को समझाया कि फिर किसी दिन उनकी मुलाकात हो जाएगी। माही बालकनी से कमरे में आते हुए अपने ड्रेस को एक नज़र देख खुद से बोली, अब इस ड्रेस में कैसे सोऊंगी? कहते हुए कुछ सोचकर कमरे से बाहर निकली। एक बार फिर उस अंधेरे से घिरे पैलेस को देख उसका शरीर डर से भर गया। वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी और इस बार चलते हुए उसके पाँव अचानक डगमगा गए और उस पहने हुए गाउन की वजह से और खींची चली गईं। वो जैसे ही गिरने को हुई उसी पल किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और माही किसी की दो मजबूत बाहों में जाकर फंसी। उसकी आंखें एक पल के लिए डर से बंद हो गईं, पर उसने खुद को जैसे ही किसी की पकड़ में महसूस किया उसका शरीर डर से भर गया। सो गाइस, क्या लगता है आपको अहाना को कौन सा झटका लगा है और अब क्या करने वाला है अमर्त्य माही का सच जानकर? और इस बार चलते हुए उसके पाँव अचानक डगमगा गए और उस पहने हुए गाउन की वजह से और खींची चली गईं। वो जैसे ही गिरने को हुई उसी पल किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और माही किसी की दो मजबूत बाहों में जाकर फंसी। उसकी आंखें एक पल के लिए डर से बंद हो गईं, पर उसने खुद को जैसे ही किसी की पकड़ में महसूस किया उसका शरीर डर से भर गया। माही की धड़कनें बेतहाशा तेज हो गईं। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उस हल्की रोशनी में वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। माही अपने चेहरे पर उन गर्म सांसों को महसूस कर सिन्हर गईं। उसने धीरे आंखें खोल देखने की हिम्मत की और उस अंधेरे में भी उस शख्स का चेहरा माही के आंखों में आ बसा। उस शख्स को देख उसकी आंखें हैरत से बड़ी बड़ी हो गईं और डर की एक लहर उसके अंदर दौड़ आई। उसके नज़रों में आया हुआ वो चेहरा मानिक का था। माही उसकी पकड़ में हिलना तक भूल गई और वो माही की खूबसूरती में जैसे खो गया। एक पल के लिए भी उसकी आंखें माही से ना हटी। उसके हाथ माही की कमर पर धीरे से हलचल कर गए और उसी पल माही बुरी तरह सिन्हर गई। ना जाने क्यों ये टच उसको कुछ अलग महसूस करवा रहा था। माही अब उससे दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए। कहते हुए वो उसका हाथ कमर से हटाना चाही। जिस पल वो माही को सीधा वही किसी वॉल से सटाकर उसके बिल्कुल पास आ गया। माही इस एक्शन से पूरी तरह ब्लैक हो चुकी थी और तभी उसके कान में एक बेहद गहरी अट्रैक्टिव आवाज़ पड़ी, छोड़ दूँ इतनी जल्दी? अभी तो हाथ आई हो। कहते हुए उसकी गर्म सांसें माही के कान को छूने लगी। वही माही की आंखें और फैल गईं। ये आवाज़ कुछ अलग थी।
उसी पल माही हलचल करना चाही, जिस पल दो हाथ मजबूती से उसके कमर को थाम लिए। माही बिल्कुल जम गई और उसके हाथ माही के कमर को बिल्कुल खुद से सटा लिए। उसी पल माही नजरें उठाए उसे देखी। दोनों की आंखें फिर एक दफ़ा मिली। माही उन आंखों में जैसे खो गईं और वो माही के खूबसूरत आंखों को देखते हुए उसकी नज़रें माही के होठों पर टिक गईं और अगले ही पल वो उसके होंठ को अपनी पकड़ में कैद कर लिया। माही का पूरा शरीर जड़ रह गया, आंखें हैरानी से बाहर आने को हुई। वो माही के होठों को बुरी तरह अपने होठों से दबाए चूमने लगा और उसी पल माही होश में आई। अपने साथ हुई इस हरकत से वो बुरी तरह डर से भर उठी। माही उसे खुद से दूर करना चाही, पर वो अपनी जगह से हिला तक नहीं, बल्कि उसने माही को और दीवार में घसाए उस पर पूरी तरह से हावी हो गया। ये होंठ मानो उसके लिए किसी नशे का काम कर रही थी, जिन्हें अपने होठों से दबाए वो उसका रस निचोड़ लेना चाहता था। और उसी पल माही की चीख निकल गई, क्योंकि उसने माही के होठों को उत्तेजित होकर काट लिया था और अब वो माही के होठों को बस चबा रहा था। माही की आंसू भरी आंखें उसे देख रही थी और उसकी आंखें बंद थी। वो बस बुरी तरह उन्हें फील करने में लगा था। कुछ ही पलों बाद माही का शरीर मानो ढीला पड़ने लगा। उसे किस से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। हालांकि उसे किस नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि उसने माही के होठों को चूमा कम और काटा ज्यादा था। उसके होंठ बुरी तरह जख्मी लग रहे थे। माही अब बेहोश होने के कगार पर आ गई। उसे सांस तक लेने की फुर्सत वो नहीं दे रहा था। माही की आंखें धीरे से बंद होने लगी और उसकी बॉडी मूवमेंट करना बंद हो गई और तभी माही के होंठ धीरे से उसके होठों से रिहा हुए और उसी पल माही बेहाल सी उसकी बाहों में झूल गई। वो माही के होठों को देखते हुए अपने होठों पर जीभ फेरता है और एक गहरी अनोखी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। माही कुछ कहने और बोलने की हालत में ना रही, फिर भी उसने बड़ी हिम्मत से उसको अपनी पलकें बार बार झपकाए देख कहा, आप बुरे इंसान हैं, बहुत बुरे। आपने मुझे उन लड़कों से बचाया और खुद मेरे साथ इतनी गिरी हुई हरकत की। कौन है आप? कहते हुए माही की आवाज़ लड़खड़ा गई। उसकी खूबसूरत आंखों से आंसू गालों पर लौट पड़े, लेकिन शरीर में मानो जान नहीं बची थी। माही की बात सुन उसकी आंखें एक पल के लिए सिमट गईं और होठों के कोने मुड़ गए, लेकिन दूसरे ही पल वो अजीब सा मुस्कारे और झुककर उसकी कान में गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, सही कहा, मैं बुरा नहीं, बहुत बुरा इंसान हूँ और किस हद तक गिर सकता हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैं वो हूँ जिसे तुमने सिर्फ महसूस किया है, वो नहीं जिसे तुमने देखा। कहते हुए उसने माही के एलोब को छू लिया। माही अधखुली आंखों से बेहोशी से भरी हालत में उसकी आधे अधूरे बातें सुन पाए और वो बिल्कुल धकर रह गई, पर अगले ही पल उसका शरीर पूरी तरह झूल गया। माही को बेहोश देख वो झुककर उसके होठों को फिर एक दफ़ा चूमते हुए धीरे से बोला, यू अबी माइन, ओनली माइन। कहते हुए उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सनकीपन नजर आने लगा और अगले ही पल वो माही को अपनी गोद में उठा लिया। माही उसकी गोद में किसी पतंग की तरह झूल गई और वो एकटक माही को देखते हुए आगे बढ़ा। सुबह का वक्त, एक कमरे में अहाना माही को आवाज़ दिए उठा रही थी, जो बेड पर सोई थी। अहाना को उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगी। वो माही को गौर से देखने लगी। माही के होंठ सूजे हुए थे, बाल बिस्तर पर बिखरे हुए थे। अहाना ने उसे नज़र भर देख खुद से कहा, ये माही को हुआ क्या है? वो इस कमरे में क्यों सो रही है और वो भी इस तरह? कहते हुए उसने माही की ड्रेस को देखा जो थोड़ा इधर उधर हो गया। वो अभी उसी गाउन में थी। अहाना ने फिर उसे उठाने के लिए आवाज़ लगाया कि तभी माही की आंखें धीरे से खुलने लगी। ये देख अहाना बस एकटक उसे देखने लगी और तभी माही ने आंखें खोलते हुए ही सामने अहाना को देखा और अगले ही पल वो उठकर बैठ गई और यहाँ वहाँ देखते हुए खुद को देखने लगी। तभी उसे रात के वो पल याद आ गए। माही का चेहरा पूरी तरह खौफ से भर गया और तभी अहाना ने उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा कि माही जोर से चिल्लाई, नहीं ही। अहाना खुद सहम गई, उसके हाथ अपनी जगह थम गए। वही माही उसी पल अहाना को देख सीधे उसके गले से जा लगी और अगले ही पल वो फफक कर रो पड़ी। अहाना तो हैरान रह गई और उसके हाथ एकदम से माही के पीठ पर जाते हुए फिक्र भरे लहजे में वो बोले, क्या हुआ माही, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? कहते हुए अहाना के चेहरे पर परेशानी साफ झलक उठी। वही माही का रोना अभी शुरू था, वो किसी बच्चे की तरह उसके गले पर रो रही थी। अहाना उसके रोने और ज़्यादा परेशान हो गई। अब उसे डर लगने लगा, आखिर माही को हुआ क्या जो वो इतना रो रही है? माही ने कसकर अहाना को गले लगाया था। वो बेहद डरी हुई लग रही थी। अहाना महसूस कर पा रही थी कि रोते हुए भी उसका पूरा शरीर कांप रहा है। अहाना से अब उसका रोना और देखा ना गया। वो अगले ही पल उसे खुद से दूर कर उसके दोनों कंधों से मजबूती से थाम कर बोली, क्या हुआ है, कुछ तो जवाब दो, क्यों इतना रो रही हो तुम? कहते हुए वो माही के आंसू भरी आंखों में देखने लगी। माही तेज से सिसक उठी। वो अहाना को देख कांपती लबों से बोली, दी कल रात मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। माही की बात सुन अहाना की आंखें हैरत से फैल गईं। उसकी पकड़ माही के शोल्डर्स पर ढीली पड़ गई और उसने माही की आंसू भरी आंखों में देख कहा, कौन था वो? अहाना के शब्द लड़खड़ा गए और माही ने तेज सुबकते हुए कहा, वो अंकल, वही गंदे अंकल ने मुझे किस किया। कहते हुए माही फिर रोने लगी और माही की बात पर अहाना के हाथ झटके से उसके शोल्डर्स पर से छूट गए। वो शौक रह गईं। अहाना की जहन में बस एक नाम कौंध गया और वो था मानिक का। अहाना सुन पड़ गई। माही अहाना से सवाल किए बोली, दी वो कौन है, क्या वो यही पैलेस में रहते हैं, वो आपके क्या लगते हैं, दी बोलिए। कहते हुए माही अहाना के हाथों को पकड़ उसे देखने लगी। अहाना की आंखें सुन पड़ चुकी थी और उसके अंदर अब खुद इतने सवाल उठ रहे थे जिनके जवाब अहाना अब सिर्फ एक इंसान से जानना चाहती थी और वो था मानिक।
माही उसे कुछ न कहते देख फिर उसके गले से लग पड़ी और तेज से सिसकने लगी। इस बार अहाना ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए बस यही बोली, डरो मत माही, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माही तो बस रो पड़ी और खुद अहाना की आंखें भी आंसू से भर आई। उसने मन में बेहद नफरत लिए एक नाम पुकारा जो था मानिक का। वो माही का सर सहलाए बोली, चुप हो जाओ, अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ, वो गंदे अंकल नहीं है यहाँ, ठीक है। माही उसके सीने से मुझे बाहर निकलते हुए बेहद मासूमियत से बोली, वो अंकल मुझे हर्ट तो नहीं करेंगे ना दी, वो मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करेंगे ना दी। कहते हुए वो बस सिसक रही थी जिस पर अहाना ने उसके गालों पर हाथ रख प्यार से कहा, कोई कुछ नहीं करेगा। कहते हुए वो माही के बालों को पीछे करते हुए उठ खड़ी हुई और बोली, फ्रेश हो जाओ, डेड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माही खुद बिस्तर से उठी और अहाना से बोली, दी प्लीज़ मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए, मुझे डर लगता है। कहते हुए वो अहाना का हाथ पकड़ ली। माही की इतनी बुरी हालत देख अहाना के अंदर गुस्से की आग भड़क चुकी थी। वो माही को देख प्यार से बोली, वॉशरूम जाओ, मैं यही बाहर बैठी हूँ। वो माही को जाकर वॉशरूम में छोड़कर आई और बाहर आकर वो एक जगह थम गई और कुछ पलों तक बिल्कुल खामोश रहने के बाद वो एकदम से बोली, सच कहा था तुमने मुझे, तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी और ज़रूरत इस तरह पड़ेगी, कभी सोचा नहीं था, अब तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे। कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। कुछ वक्त बाद अहाना कमरे में आई, उसके हाथ में माही के लिए कपड़े थे। माही को कपड़े देकर वो उसका वेट करती है और कुछ ही पलों में माही एक लॉन प्लाजो पैंट और शॉर्ट लूज टी शर्ट पहने बाहर आती है। अब वो काफ़ी हद तक ठीक लग रही थी। अहाना ने कुछ पलों तक उसे देखा और उसके पास आकर कहा, जो हुआ वो तुम किसी को नहीं बताओगी और जिसने तुम्हारे साथ ये किया मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। माही आंसू भरी आंखों से उसकी बात सुनती रही जिस पर अहाना बोली, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं जल्द ही तुम्हें दूंगी, मुझ पर ट्रस्ट है ना। कहते हुए उसने माही की आंखों में देखा और इस बार माही बस हाँ में सर हिला दी। कुछ ही पलों में माही अभिनव जी के साथ सिंघाल विला निकल गईं और यहाँ अहाना जो अपने कमरे में बैठी किसी गहरी सोच में डूबी थी और तभी कुछ सोचकर उसका दिमाग बिल्कुल घूम गया और वो एकदम से अपनी जगह से उठ बोली, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, और अगर जो अब मैं सोच रहूँ तो वो ऐसा क्यों करेगा। कहते हुए अहाना के कान में किसी की आवाज़ पड़ी, मैम आपकी कॉफ़ी। एक सर्वेंट आया था। अहाना बिना उसे देखे बोली, टेबल पर रख दो। वो सर्वेंट टेबल पर कॉफ़ी रख कुछ सेकंड्स अहाना के चेहरे के भाव नोटिस किया और वहाँ से चला गया। अहाना ने कुछ वक्त बाद उस कॉफ़ी मग को देखा, तभी उसकी नज़रें जाकर कॉफ़ी मग के नीचे रखी उस चिट पर गईं। उसी पल अहाना आगे बढ़ी और उस चिट को देख उसकी आंखें कुछ सिमट गईं। उसने कॉफ़ी मग को साइड रखकर वो हाथ में लिए देखा और अगले ही पल वो उसे खोलकर पढ़ने लगी। उस पर लिखे उन शब्दों को देख अहाना की पकड़ उस पर मजबूत पड़ गई। उसमें लिखा था, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। आ जाओ मेरे पास दिलरुबा। इन कुछ शब्दों को पढ़कर अहाना की आंखें सर्द पड़ गईं और वहां लिखे उसे ड्रेस को देख कमरे से बाहर चली गईं। चौहान इंडस्ट्री। यहाँ एक बड़े केबिन में अमर्त्य के हाथ में एक टैब थी जिसमें वो कुछ देखकर अजीब सा मुस्करा दिया। वो अपनी आंखें एकटक वहां गद्दाए बोला, गलतफहमी भी बड़ी अजीब चीज़ होती है, पल भर में सब बदल कर रख देती है। एक गलतफहमी मुझे हुई थी और एक गलतफहमी तुम्हें हुई है। कहते हुए वो रहस्यम तरीके से मुस्कुराने लगा। उस टैब में थी पैलेस के उस कमरे की वो फुटेज जहां कुछ वक्त पहले अहाना और माही बात कर रहे थे। अमर्त्य अपनी जगह से उठा और ग्लास विंडो के पास आया और कुछ पलों के खामोशी को तोड़ते हुए वो बोला, जल्द, बेहद जल्द तुम्हारी सारी गलतफहमी मिटेगा और तब मैं आऊँगा तुम्हारे सामने, तुम्हारे करीब, बहुत करीब। कहते हुए उसकी आंखों में माही का चेहरा घूम गया और होठों पर वो मुस्कान बेहद दरवानी हो गई। यहाँ दूसरी तरफ अहाना की गाड़ी एक विला के बाहर आ रुकी जो काफ़ी प्राइवेट प्लेस पर था और शहर से लगभग दूरी पर था। अहाना को वहाँ आते हुए शाम हो गई। अहाना गाड़ी से बाहर आकर सीधे उस विला की तरफ बढ़ी। उसके कदम जैसे अंदर बढ़े वहां खड़े सभी गार्ड्स नजरें झुकाए रह गए, किसी ने रोकने की क्या उसे देखने की हिम्मत तक ना की। अहाना ने विला के अंदर कदम रखते ही वो जोर से एक नाम लेते हुए चिल्लाई, मानिक दीवान। वहां फैले सन्नाटे की वजह से अहाना की आवाज़ उस विला के हर हिस्से में गूंज गए। अहाना अंदर आते हुए अपनी तेज आक्रोश भरी नजरें हर तरफ दौड़ाए। तभी किसी और से उसके कान में सिटी बजाने की आवाज़ पड़ी। अहाना की आंखें उस ओर टिक गईं और अहाना के कानों पड़ने वाली वो सिटी की धुन बेहद डरावनी थी। अहाना उस धुन को सुनने लगी और एकाएक उस कदम आगे बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें भी तेज होती जा रही थी और वो उस धुन को सुनते हुए एक बड़े से कमरे में आ पहुंची जहां उसके सामने पीठ किया हुआ कोई खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। अहाना के कदम एकदम से अंदर आकर थम गए। वही वो सामने पीठ किए खड़ा शख्स जो सिटी बजा रहा था, वो अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। अहाना की धड़कनें अब सौ की रफ्तार ले चुकी थी पर उसने अभी अपने डर को अंदर छुपाए चेहरे पर वो गुस्से वाले भाव कायम रखे। उसी पल उसके कान में आवाज़ पड़ी, तुम छुपा ना सकोगी, मैं वो राज हूँ। तुम भूला ना सकोगी, वो अंदाज हूँ। ये आवाज़ इतनी डार्क इंटेंस थी जिसे सुनकर ही अहाना का दिल अंदर तक कांप गया और उसी पल वो शख्स धीरे से अहाना की तरफ पलटा जो कोई और नहीं मानिक था।
उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। अहाना के कदम और उसका शरीर उसे देख अपनी जगह जम गया। मानिक को देखते हुए अचानक से एक चेहरा उसके आंखों से हो गुजरा जो किसी और का नहीं बल्कि अमर्त्य का था। अहाना बेहद गौर से उसको देखे जा रही थी और उसे इस बात का ख्याल तक ना रहा कि मानिक अब उसके पास आकर खड़ा है। वो अहाना के बिल्कुल करीब हो खड़ा और उसके चेहरे के उड़े हुए रंग को देख वो हल्का सा हंसा और उसके आगे चुटकी बजाते हुए बोला, झटका लगा। आज मुझे देख तुम्हें पहली बार जोर का झटका लगा होगा ना? बस यही सवाल मन में होगा, ये कैसे हो सकता है? अहाना जो पलक झपकाना भूल गई थी वो उसकी बात पर 2-3 बार पलकें झपका दी और बस उसी तरह खड़ी रही। मानिक उसके चेहरे के पीछे छुपे उस डर और घबराहट को भाप चुका था। वो अहाना के और करीब आया और उसके आंखों में देख बोला, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी और देखो तुम्हारे कदम खुद खींचे चले आए मेरे पास। कहते हुए वो उसके होठों पर झुक गया और उसी पल अहाना अपने सेंस में आकर 2 कदम पीछे हट गईं। अहाना मानिक के चेहरे पर झलक रहे उस रहस्यमय भाव को समझते हुए बेहद सर्द लहजे में बोली, कौन हो तुम? अहाना के इस सवाल से मानिक शैतानों की तरह हंस पड़ा। उसकी हरकत से अहाना और हैरत में चली गईं। वही मानिक उसे देखते हुए उसके बिल्कुल नज़दीक आकर कान में फुसफुसाते हुए बेहद अलग अंदाज में बोला, रिश्ते में तो हम तुम्हारे नाजायज़ देवर लगते हैं, नाम है मानिक चौहान। और बस उसकी बात सुनकर अहाना अंदर तक हिल गईं और आंखें हैरानी के साथ फटी रह गईं। अहाना मानिक के चेहरे पर झलक रहे उस रहस्यमय भाव को समझते हुए बेहद सर्द लहजे में बोली, कौन हो तुम? अहाना के इस सवाल से मानिक शैतानों की तरह हंस पड़ा। उसकी हरकत से अहाना और हैरत में चली गईं। वही मानिक उसे देखते हुए उसके बिल्कुल नज़दीक आकर कान में फुसफुसाते हुए बेहद अलग अंदाज में बोला, रिश्ते में तो हम तुम्हारे नाजायज़ देवर लगते हैं, नाम है मानिक चौहान। और बस उसकी बात सुनकर अहाना अंदर तक हिल गईं और आंखें हैरानी के साथ फटी रह गईं। मानिक अपनी बात कहकर उससे थोड़ा दूर हुआ और फिर उसकी हैरानी से फैले आंखों में देख बोला, यही है मेरी कड़वी सच्चाई, मैं उस घर की नाजायज़ औलाद हूँ जिस खानदान के नाम से भी मुझे नफरत है, सिर्फ नफरत। कहते हुए उसकी आवाज़ बिल्कुल डाक हो गई और अहाना की सांसें मानो थमने लगी। वो कांपती जुबान से बोली, तुम चौहान परिवार का खून हो? मानिक कुछ पलों तक बिल्कुल खामोश रहा और उसकी आंखों में देखते हुए ही बोला, हाँ। वो खून जिसे कभी अपनाया नहीं गया, जिसको कभी उसका नाम नहीं मिला, और इसलिए आज दुनिया में मेरी अलग पहचान है, अलग शख्सियत है, जहाँ सिर्फ दहशत और खौफ से मेरा नाम लिया जाता है, और वो है मानक दीवान। कहते हुए वो फिर अहाना के बिल्कुल नज़दीक आ गया। वही उसकी बातें सुन अहाना की सांसें डर से तेज हो गईं। वो चाहकर भी अपनी जगह से हिल ना सकी। अहाना की हालत को देख मानिक उसकी कमर में धीरे से हाथ डाल उसे बिल्कुल खुद से सटा लिया और इस हरकत से अहाना और शौक होकर उसे देखने लगी। मानिक उसकी खूबसूरत आंखों में देखते हुए उसकी कमर पर दबाव बनाए दूसरे हाथ से उसके गालों को धीरे धीरे सहलाने लगा। अहाना एकदम से सिन्हर उठी। वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करना चाही, जिस पल मानिक उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, अब मेरी सिर्फ एक ही पहचान है दिलरुबा, और वो ये कि मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, पागल दीवाना जिसके अंदर तुम्हें पाने की चाहत ऐसी है कि सारी दुनिया को तबाह कर दे। कहते हुए उसकी आवाज़ इतनी सनक भरी थी कि अहाना का दिल अंदर तक कांप उठा। अहाना उसके चेस्ट पर हाथ रख उससे दूरी रखने की कोशिश करती रही और मानिक के हाथ उसकी कमर पर फिसलने लगे। अहाना नजरें उठाए उसे देखी और कुछ लम्हों तक वो उसे देखते हुए बोली, जो इंसान खुद का ना कभी अपने परिवार का हो सका वो मेरा क्या होगा? शायद ये तुम्हारे माँ की परवरिश का नतीजा है जो आज तुम ऐसे हैवान बने हो। तुम्हारी माँ ने किसी और को फंसाया और आज तुम किसी और को जबरदस्ती हासिल करना चाहते हो। लानत है ऐसी माँ पर जिसने ऐसी औलाद पैदा की। कहते हुए अहाना का दिल नफरत से भर उठा और उसकी एक एक बात में झलक रहे उस घिन और बेहिसाब नफरत को देख मानिक का खून खोल उठा। अपनी माँ का जिक्र वो भी ऐसे शब्दों में होते देख उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया। वही अहाना के मुंह से निकल रहे आगे के शब्द उसके गले में दबकर रह गए और अगले ही पल मानिक के वो हाथ जो उसके गालों को सहला रहे थे वो कसकर अहाना का गला पकड़ लिया। अहाना की आंखें मानो बाहर आ गईं। वो उसकी पकड़ में छटपटा गईं और मानिक का सर्द चेहरा और सर्द पड़ गया। वो बेरहमी से उसका गला दबाने लगा। अहाना खुद को छोड़ देने के लिए उसके सीने पर मारने लगी, पर मानिक तो जैसे हैवान बन चुका था। अहाना की कई बातें अभी उसकी जहन में घूम रही थी। अहाना की सांसें अब रुकने लगी। वही मानिक की पकड़ हर पल उस पर कसती गई और एक वक्त ऐसा आया कि अहाना की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसी पल मानिक झटके से उसको छोड़ दिया, जिसके साथ ही अहाना उसकी बाहों में झूल गई। मानिक उसे अभी कमर से थाम कर खड़ा रहा। वही अहाना पूरी तरह उसकी पकड़ में झूल गई। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। मानिक उसी पल उसको अपने सीने से लगा लिया। वही अहाना का जिस्म ढीला पड़ चुका था। मानिक एक पल के लिए कसकर अपनी आंखें बंद कर गया, जैसी कि वो अपने अंदर उठ रहे उस तूफान को रोक लेना चाहता हो। वो धीरे से आंखें खोल अहाना को देखा जो अब बेहोश लग रही थी और उसी पल मानिक उसे अपनी गोद में उठा लिया और कुछ पलों तक उसे देखने के बाद उसके कदम वहां से आगे बढ़ गए। सिंघाल विला। यहाँ माही कमरे में बड़े ग्लास विंडो के पास बैठी एक टक बाहर की तरफ देख रही थी। रात का वक्त था, हर तरफ अपनी रोशनी बिखरे चांद बादलों में चमक रहा था।
और तभी बाहर देखते हुए ही माही की आंखों से आंसू गालों पर छलक उठे। वो आंखों से होकर गालों पर बह गए। माही अभी बिना किसी हरकत के उसी तरह बैठी रही। उसकी आंखों से झलक रहा वो दर्द। साफ साफ नजर आ रहा था कि वो अंदर से क्या महसूस कर रही है। माही एकटक उन छोटे छोटे सितारों को देखती रही और उसी पल एकाएक उसकी कांपती जुबान से निकला, मम्मा। हाँ, बस यही एक शब्द वो अपनी भरी आवाज में कह गईं। उसका दिल अंदर से बिल्कुल भर आया था। अपने हालात और किस्मत को देख वो खुद को टूटने से रोक नहीं पा रही थी। और उसी पल इतनी देर शांत बैठी माही फिर एक बार फफक कर रो पड़ी। इस दफ़ा उसका रोना बेहद दर्द में होने का एहसास दिला रहा था। वो रोते हुए बोली, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था मम्मा। जिस हादसे को मैं भूलने के लिए यहाँ आई वो मेरा पीछा करते हुए भी यहाँ आ गया। कहते हुए वो अपने घुटनों को सीने में छुपाए दुबकर रोने लगी। उसकी सांसें एकदम से बिल्कुल तेज हो गईं और वो गहरी गहरी सांसें भरने लगी। एक पछतावा उसकी आंखों में नजर आने लगा जो शायद इंडिया आकर उसे हो रहा था। उस खौफनाक रात के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट कर रह गई। ना वो उस इंसान को भूल ना पाई जिसके साथ अनजाने में ही सही उसने एक रात गुजार लिया। और उस रात के बाद वो धुंधला सा चेहरा उसकी आंखों में हर पल घूमता रहा। माही का सुख चैन यहाँ तक कि नींद हर चीज़ पर उसका कब्जा जम गया। माही के सपने में आने वाला वो शख्स वो ढूंढ ली। याद बीती रात बिल्कुल साफ हो गई। वो शख्स जिसने उसके साथ जबरदस्ती की वो वही है जो उसे बैंकॉक में मिला था, जिसके साथ माही ने एक रात बिताया है। माही आंखें बंद करके जबरदस्ती उस एहसास को याद करने लगी जो पहली बार किसी ने उसके पूरे जिस्म पर छोड़ा था। माही उस स्पर्श को याद करते हुए बीती रात के उस चेहरे को याद करने लगी और उसी पल झटके से माही की आंखें खुल गईं। उसके जहन में एक बात कौंध गया कि बीती रात को जिसे उसने देखा था वो शख्स वही है जिसके साथ वो रात गुजार चुकी है, क्योंकि वो उसके एहसास को चाहकर भी भूल नहीं पाई थी और ना कभी भूल सकती थी। माही एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उसका चेहरा पसीने से भर उठा। एक डर की लहर अंदर से दौड़ने लगी। वो अपने मुंह पर हाथ रख बेहद घबराहट से बोली, ना नहीं, अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो मुझे लेकर जाएंगे, अपने साथ लेकर जाएंगे। ना नहीं मां, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं ही। कहते हुए वो जोर से चिल्लाई जिस पल एक आवाज़ उसके कान में पड़ी, माही ही। माही कांपते हुए नजरें घुमाई तो सामने अभिनव जी खड़े थे जो खुद माही को देख परेशान लग रहे थे। वो माही के पास आ खड़े हुए और बेहद फिक्र भरे लहजे में बोले, क्या हुआ माही, तुम ऐसे चिल्लाई क्यों? माही स्तब्ध खड़ी रही पर अगले ही पल वो जाकर सीधे उनके गले से लग गईं। अभिनव जी थोड़े हैरान रह गए। वो माही की पीठ पर हाथ रख बोले, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? कुछ बात है तो मुझे बताओ। कहते हुए उन्होंने माही का चेहरा अपनी तरफ किया और माही जिसकी आंखों में दर्द और तकलीफ थी वो उन्हें देख बोली, पापा आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, ना चाहे मुझसे कितनी ही बड़ी गलती हो जाए। माही की बात पर अभिनव जी हैरान रह गए। तभी माही फिर आस भरी नज़रों से उन्हें देख बोली, बोलिए ना पापा, मुझे कभी खुद से दूर नहीं करेंगे ना। इस बार उसका गला भर आया और रुके हुए आंसू फिर गालों पर बह गए, जिसे देख अभिनव जी का दिल भर आया। वो उसी पल माही को गले से लगाए बेहद प्यार से बोले, तुम ऐसा क्यों सोचती हो माही, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो उसके पिता को तकलीफ दे या उसके सर को नीचा करें, इसलिए कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हें खुद से दूर करूंगा। तुम अपने पापा के साथ रहोगी हमेशा। कहते हुए वो मुस्करा दिए और उनकी बातें सुन माही का सीना छली पड़ गया, ये सोचकर कि उनका विश्वास कितना अटूट है उस पर, और अगर कहीं उस रात का सच उन्हें पता चला तो उन पर क्या बीतेगी। यही सोचकर माही का दिल कांप गया। वो उन्हें और कसकर पकड़ लीं। चौहान पैलेस। यहाँ रात का वक्त था। देवयानी जी लिविंग हॉल में बैठी थी। उनके चेहरे पर गुस्सा और परेशानी साफ झलक रही थी। तभी वहाँ अरविंद जी आए। वो उन्हें परेशान देख बोले, क्या हुआ भाभी, आप इतनी परेशान क्यों बैठी है? इस पर देवयानी जी गुस्से में बोल पड़ी, तुम्हारी बहू अब तक घर नहीं लौटी, सुबह से गायब है वो, और रात के 12 बज गए लेकिन अभी उसका कोई पता नहीं। ये सुन अरविंद जी जल्दी से किसी को कॉल मिलाए और वहां से बात करने के बाद उनके चेहरे पर भी कुछ परेशानी की लकीरें उभर आई। वो कॉल रखते हुए देवयानी जी से बोले, अहाना की कार शहर से दूर जाते हुए दिखी है लेकिन वो कहाँ गई होंगी? ये सुनकर देवयानी जी की मुठिया और कस गई। वो मन ही मन बोली, कुछ तो ऐसा है जो मेरी नज़रों से छुपा है और वो क्या, मुझे जल्द पता लगाना होगा। दूसरी तरफ गाड़ी में बैठा अमर्त्य, जिसकी गाड़ी फुल स्पीड में सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी, उसी पल उसका मोबाइल रिंग कर गया। कॉल पिक करते ही वहां से देवयानी जी बोली, अमर्त्य तुम्हारी बीवी अभी तक घर नहीं आई है क्या? वो तुम्हारे साथ है? वहां से उनकी बात सुन अमर्त्य के होठों पर अजीब सी मुस्कान तैर गई। वो एक हाथ से स्टीयरिंग हैंडल करते हुए उसी रफ्तार से गाड़ी चलाए उनसे बोला, आप मुझसे क्यों पूछ रही है बड़ी माँ, वो मेरे साथ क्यों होंगी? कहते हुए वो मुस्कान और बातों में बेफिकी नजर आने लगी, जिस पर देवयानी जी भड़कते हुए गुस्से में बोली, वो तुम्हारी बीवी है अमर्त्य, तुम इतने बेफिक्र कैसे हो सकते हो? उनका इतना कहना था कि अमर्त्य सर्द आवाज में बोला, आई डोंट केयर, वो जहां कहीं भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हुए उसने झटके से कॉल काट दी और मोबाइल साइड में फेंकते हुए उसके हाथ फिर स्टीयरिंग पर जम गए। वो आराम से ड्राइविंग करते हुए फिर अजीब सा मुस्कुराने लगा। उसके मुस्कान के पीछे की वजह काफ़ी गहरी थी।
वो उसी तरह मुस्कारे बोला, जिसे जहाँ होना है वो वही है और अब जो आगे होने वाला है वो सबके होश उड़ाने वाला है। कहते हुए उसकी वो स्माइल मिस्टेरियस हो गई और ड्राइव करते हुए ही वो बड़े अलग अंदाज में अपनी अट्रैक्टिव वॉइस में गुनगुनाते हुए गाने लगा। किसी रोज़ अपनी मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब ना जाने ये बरसात होगी, मेरा दिल है प्यासा मेरा दिल अकेला। कहते हुए वो रुका और उसके बोल सच में उसकी आवाज़ में वो बेकरारी तड़प वो प्यास दिखा रहे थे जो सिर्फ एक के लिया था और वो थी माही। प्राइवेट विला। यहाँ किसी कमरे में अहाना डोर पिटे जा रही थी। उस कमरे का रंग बिल्कुल काला था और रोशनी के नाम पर सिर्फ उस लॉक विंडो से आती हुई वो रात के चांदनी। अहाना करीब 2-3 घंटों से उस डोर को पीट रही थी जो बाहर से बंद था और शायद उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। अहाना की आंखों से बह रहे आंसू गालों पर सूखकर फिर एक बार उसकी आंखें नम पड़ चुकी थी। डोर पीटते हुए उसका हाथ इस कदर लाल पड़ चुका था मानो अभी खून निकल आए। वो उसी तरह डोर से लगकर बैठ गईं और सिसकने लगी। अहाना को अपनी जिंदगी अपने नज़रों के सामने बर्बाद होते हुए दिख रही थी। किस मोड़ से किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था उसे किस्मत ने। जिस इंसान के साए से भी वो दूर रहना चाह रही थी आज वो उसे जिंदगी के उस मुकाम लाकर खड़ा कर चुका था जहां से ना वो आगे जा सकती थी और ना पीछे हट सकती थी। अहाना जान चुकी थी अगर अब हालात ऐसे हैं तो आगे जाकर इससे भी बुरे होने वाले हैं। वो अपने घुटनों को मोड़कर बैठी हुई भरे गले से बोली, पता नहीं कल की सुबह मेरी जिंदगी में कौन सा तूफान लाने वाला है। कहते हुए उसका चेहरा डर से भर उठा। आज जिस सच से वो रूबरू हुई थी वो उसके होश उड़ा चुका था और उस सच से वाकिफ होकर अब उसे खुद पछतावा हो रहा था। आखिर क्यों वो इस खानदान की बहू बनी, जिस घर का हिस्सा बनकर उसे फक्र हो रहा था। आज उससे भी ज्यादा उसे अफसोस होने लगा था। अहाना ने अपने आंसू पोंछते हुए खुद से कहा, काश आपने मुझे इस शादी के लिए कभी कहा ना होता मोम, तो आज हालात इतने बदतर नहीं होते। कहते हुए वो सिसक उठी और फिर एक दफ़ा वो उठकर खड़ी हुई और कमरे में हर तरफ देखते हुए वो कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके हाथ ऐसी कोई चीज़ ना आई जो उसकी कहीं से भी हेल्प कर सके। वो जल्दबाजी में हर तरफ देखते हुए खुद से बोली, मुझे यहाँ से निकलना होगा, वो भी जल्द से जल्द, वरना ये राक्षस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कहते हुए वो हड़बड़ाहट में एक फ्लावर वास को नीचे गिरा दी जिसके बिककर टूटने से अहाना खुद घबराकर अपनी आंखें मीच गईं। और उसी पल अहाना को कमरे का डोर खुलने की आवाज़ कान में पड़ी। अहाना का शरीर फिर डर से भर गया। वो धीरे से आंखें खोल सामने देखी और सामने खड़े उस शख्स को देख अहाना घबराकर कुछ कदम पीछे हट गईं। और वो अहाना को देखते हुए उसके करीब बढ़ा। अहाना की सांसें तेज हो गईं। उसे अपने पास आता देख वो लड़खड़ा कर बोली, मम मेरे पास मत आओ, जाने दो मुझे। कहते हुए वो वहां से भागने लगी। जिस पल एक हाथ आगे बढ़कर उसे कंधे से पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और अगले ही पल उसे वही ग्लास वॉल से लगा दिया। अहाना धक्का रह गई और एकटक उसे देखने लगी जो कोई और नहीं मानिक था। मानिक उसे कसकर पकड़ते हुए उसके बिल्कुल पास आकर गहरी सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, मुझसे भागने की कोशिश बेकार है दिलरुबा, क्योंकि अब जहां जाओगी सिर्फ मुझे पाओगी। कहते हुए वो डेविल वे में मुस्करा दिया। अहाना नफरत से उसकी तरफ देख गुस्से में बोली, छोड़ दो मुझे वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो। उसका इतना कहना भर था कि मानिक उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, शुश, ये जुबान मेरे सामने बंद रहनी चाहिए वरना इन होठों को खमखा बहुत दर्द झेलना पड़ जाएगा। कहते हुए उसकी वो उंगलियां जोरों से अहाना के नर्म होठों को मसल दी। अहाना दर्द से सिसक उठी और उसकी आंखों में आंसू आ ठहरे, जिन्हें देखते ही मानिक टेढ़ा मुस्करा दिया और उसकी भरी हुई खूबसूरत आंखों में देख बोला, अभी ना इन्हें बहने दो, ये बहुत कीमती है मेरे लिए। कहते हुए उसकी मुस्कान गहरी हो गई और अहाना के आंखों से आंसू गालों पर बह गए। कुछ पलों के खामोशी के बाद अहाना एकाएक मानिक से बोल पड़ी, रिश्ते में हम तुम्हारी भाभी लगते हैं, क्या तभी हमारे साथ ये सब करने की जुर्रत करोगे। अहाना के इस सवाल से मानिक की आंखें एकदम से ठंडी पड़ गईं और वो कुछ लम्हों तक उसे देखते रहने के बाद उसकी गर्दन के पीछे बालों में हाथ डाल उसके चेहरे को अपने चेहरे से जोड़ते हुए गुस्से में बोला, हाँ करूंगा, बार बार हर बार करूंगा। कहते हुए ही वो एक पल ना गवाए अपने होंठ उसके होठों से जोड़ दिया और इस बार अहाना बिल्कुल सुन पड़ गईं। अब आप सभी बोलिए गाइस, क्या ऐसा है और क्या ऐसा होना चाहिए। अहाना के इस सवाल से मानिक की आंखें एकदम से ठंडी पड़ गईं और वो कुछ लम्हों तक उसे देखते रहने के बाद उसकी गर्दन के पीछे बालों में हाथ डाल उसके चेहरे को अपने चेहरे से जोड़ते हुए गुस्से में बोला, हाँ करूंगा, बार बार हर बार करूंगा। कहते हुए ही वो एक पल ना गवाए अपने होंठ उसके होठों से जोड़ दिया और इस बार अहाना बिल्कुल सुन पड़ गईं। मानिक बेहद रफली उसे चूमने लगा। उसकी पकड़ अहाना के बालों पर मजबूत हो गई और इस दर्द से अहाना अपने होश में आई। कुछ पलों तक उसे समझ ना आया वो क्या करे, लेकिन जब मानिक की किस उसे दर्द देने लगी वो उसकी पकड़ में छूटने की कोशिश करते हुए छटपटा उठी। मानिक उसकी हर कोशिश को बेकार करते हुए उसे ग्लास वॉल से और सटा दिया और पूरे फोर्स के साथ चूमने लगा। अहाना की कही एक एक बात उसके जहन में घूम उठी। अहाना की सांसें उखड़ने लगी और वो हिल तक ना पाई। मानिक उस पर पूरी तरह झुका उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था।
अहाना की आंखों से आंसू बह गए पर मानिक अभी ना रुका और हर बीतते पल के साथ अहाना की हालत खराब हो गई। वही मानिक खुद हांफने लगा और उसी पल वो झटके से अहाना से दूर हो गया और अगले ही पल वो अपना हाथ गुस्से में वॉल पर दे मारा, जिससे अहाना और बुरी तरह कांप गईं। अहाना के पैर इस कदर कांपने लगे कि वो वही वॉल से लगकर नीचे बैठ गईं और उसकी सिसकियां तेज हो गईं। वही मानिक, जिसकी आंखें इतनी डार्क हो चुकी जिनमें कोई देख भी ले तो बस भस्म हो जाए। मानिक अहाना की सिसकियां को सुनकर धीरे से नजरें घुमाए उसे देखा जो खुद को समेटे बैठी थी और बुरी तरह कांप रही थी। उसी पल वो उसके करीब आया और उसे बाजू से पकड़ उठाकर खड़ा कर दिया। इस दफा अहाना ने उसे देखने की हिम्मत तक ना की। वही मानिक उसके जबड़े को कसकर पकड़े उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर करते हुए बोला, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, और इस बेबुनियादी और मुंह भोले रिश्ते की आड़ लेकर तुम मुझसे बच नहीं जाओगी। मैं तुम्हें वो पहचान दूंगा जिसकी तुमने उम्मीद भी ना की हो, और वो दिन बहुत जल्द आएगा। कहते हुए उसकी डार्क वॉइस अहाना के कानों में चिर गई और अहाना का दिल दर्द और नफरत से भर उठा। मानिक की पकड़ उसके कंधों पर मजबूत थी और दोनों की सांसें एक बार फिर आपस में टकरा रही थी। अहाना कुछ बोलने के लायक तो नहीं थी क्योंकि मानिक ने उसे उस हालत में छोड़ा ही कहाँ था, फिर भी वो कुछ शब्द अपने कांपते लबों से कह गईं, और कितने जिस्मों की चाहत है तुम्हें, क्या मैं अकेली काफ़ी हूँ या मेरी बहन भी चाहिए। कहते हुए उसके शब्द फिर लड़खड़ा गए। वही एक बार फिर अहाना की बातें उसे गुस्सा दिला गए, लेकिन इस बार वो अजीब सा हंस पड़ा और उसकी हंसी बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। वो हंसते हुए बोला, बहन। कहते हुए वो रुका और एकदम से अहाना के जबड़े को फिर कसते हुए बोला, चाहत तो सिर्फ एक की है और उसकी चाहत ऐसी है कि किसी और की चाहत ही ना रहे। कहते हुए उसकी आवाज़ काफ़ी गहरी थी। अहाना बस उसकी आंखों में देखती रही। मानिक उसके आंखों में आंखें डाल फिर बोला, अगर मुझे सिर्फ तुम्हारे जिस्म की चाहत होती तो तुम आज कपड़ों में नहीं बल्कि बेलिबास मेरे बिस्तर पर पड़ी होती, पर कमबख्त ये चाहत मुझे तुम्हारे जिस्म की नहीं रूह की लगी है। कहते हुए कुछ तो बहुत अलग उसकी आंखों में झलक उठा। अहाना कुछ पलों तक बिल्कुल खामोश रही और बोली, क्या ये हाथ सिर्फ मेरे जिस्म तक सीमित है? अगर हाँ तो मेरी बहन के मुंह से तुम्हारा जिक्र कैसे हुआ? अहाना की बात सुन मानिक की आंखें कुछ सिमट गईं। वो उसके गालों को धीरे से सहलाते हुए बोला, बहुत नादान बनती हो तुम, सवाल भी वो करती हो जिसका जवाब भी तुम्हें खुद पता है। कहते हुए वो फिर मुस्करा दिया। वही अहाना एकटक उसे देखती रही। मानिक उसके चेहरे के भाव अच्छे से समझते हुए कान में आकर धीरे से बोला, सोचो अहाना सोचो, जवाब खुद मिल जाएगा। कहते हुए वो फिर उसे देखा और अहाना की आंखें उसी पल सिमट गईं। कुछ सोचकर वो बिल्कुल हैरानी से भर उठी। अहाना कांपती आवाज में बोली, मां मतलब। वो इससे आगे बोल ना सकी और मानिक होठों पर डेविल स्माइल लिए उसके करीब होकर ही बोला, हाँ सही सोचा तुमने, और अब सोचो आगे क्या होगा। ये सुनते ही अहाना एकदम से बोली, न नहीं, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, उसकी कोई गलती नहीं है, वो नादान है, बच्ची है अभी। कहते हुए उसकी आवाज में घबराहट थी। वही मानिक उसके होठों को सहलाए बोला, और तुम्हारा क्या? तुम ये सब कैसे झेलोगी, कैसे उसको और खुद को मुझसे बचा पाओगी? अहाना की आंखें एकदम से आक्रोश में भर उठी। वो उसका हाथ अपने होठों से हटाए उन्हें तेज झटकते हुए बोली, तुम अपने खेल में कभी कामयाब नहीं होंगे, मेरे लिए चाहत ही तुम्हारी बर्बादी बनेगी मिस्टर मानिक दीवान। अहाना की बातों में उसका क्रोध देख मानिक तिरछा मुस्करा दिया और उसके पास आकर बोला, उफ़, इसी अदा पर तो हम मिट चुके हैं, और अब अगर तुम्हारी चाहत में बर्बाद होना भी पड़े तभी मलाल नहीं। कहते हुए वो उसके होठों को छू लिया और अहाना तो बस स्तब्ध रह गई। उसकी एक एक बात अहाना के होश उड़ा रहे थे। वो अहाना से दूर हुआ और वहां से जाने के लिए मुड़ा तो अहाना ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। मानिक उसकी तरफ धीरे से पलटा तो अहाना रिक्वेस्ट टोन में बोली, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। ये सुन मानिक उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ाए बोला, जाने दूंगा पर याद रहे आना तुम्हें मेरे पास ही है। कहते हुए वहां से चला गया और डोर बंद होते ही धम्म के साथ अहाना फ्लो पर जा बैठी, मानो पल भर में उसकी दुनिया उलट पलट गई हो। वो अपने सुनी पलके और खामोश चेहरे के साथ बेहिसाब दर्द लिए बैठी थी। सुबह का वक्त, सिंघाल विला। आज सिंघाल विला में एक पार्टी होने जा रही थी जिसकी तैयारियां खास अभिनव जी अपने स्टाफ से करवा रहे थे। उनका मैनेजर जो उनके साथ खड़ा था वो बोला, सर क्या ये पार्टी आप सच में अनाउंस करना चाहते हैं? इस पर अभिनव जी बोले, हाँ सभी को इनविटेशन भेज दो, मुझे आज सबको एक हकीकत, एक सच बताना है जो अब तक शायद हर कोई नहीं जान पाया। इस पर उनका मैनेजर बस हाँ में सर हिला दिया और अभिनव जी माही के कमरे की तरफ बढ़ गए। वही दूर खड़ी रश्मि जी जिन्होंने ये बात सुन ली थी वो अपनी मुठ्ठियां कसते हुए बोली, जो करना है करो अभिनव, मैं भी देखती हूँ कब तक, आखिर कब तुम्हारा ये प्यार अपनी प्यारी बेटी के लिए रहता है। कहते हुए उनका चेहरा गुस्से में भर उठा। वही अभिनव जी माही के पास आए जो अभी अभी सोकर उठी थी। वो उन्हें सुबह सुबह अपने कमरे में देख उनके पास आकर उन्हें हक किए गुड मॉर्निंग विश करती है। तो अभिनव जी भी उसे प्यार से बोले, माही आज कुछ बहुत स्पेशल है और इसलिए तुम्हें शाम को अच्छे से रेडी होकर नीचे आना है। इस पर माही हैरानी और नासमझी से बोली, आज क्या है पापा? तो अभिनव जी बस उसका सर सहलाए बोले, वो तो सरप्राइज है जो तुम्हें शाम को ही पता लगेगा। ये सुनकर माही भी मुस्करा दी और बस हाँ में सर हिला दी। तो अभिनव जी उसके माथे को चूमकर वहां से चले गए और कुछ ही लम्हों में माही का चेहरा फिर उतर गया।
कुछ था जो उसकी हर खुशी के एहसास को मिटा रहा था। चौहान पैलेस। एक गाड़ी आकर चौहान पैलेस के सामने रुकी जिसमें से अहाना बाहर आई। उसके कदम अंदर की तरफ बढ़े और हॉल में कदम रखते ही एक तेज सनसनाती हुई आवाज़ उसके कान में पड़ी, वहीं रुक जाओ। अहाना के कदम इस आवाज़ से अपनी जगह थम गए। वो नज़रें उठाए सामने देखी जहां तेज आक्रोश भरी नज़रें लिए देवयानी जी खड़ी उसे देख रही थी। वो अहाना के सामने आ खड़ी हुई और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अहाना बिल्कुल असहज हो गई पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। तभी देवयानी जी गुस्से में बोली, कहाँ थी तुम रात भर? उनके सवाल से अहाना कुछ पल खामोश रही और बोली, मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी, उसे मेरी बहुत ज़रूरत थी इसलिए मुझे जल्दबाजी में जाना पड़ा। कहते हुए वो बेहद सफाई से झूठ कह गई, लेकिन देवयानी जी की आंखों से कहाँ कुछ छुपने वाला था। वो शक भरी निगाहों से उसे देख बोली, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? ये सुनकर अहाना मन ही मन नफरत से हंसी और मन में बोली, छुपाया तो आप लोगों ने है मुझसे इतना बड़ा सच। ये मन में कहकर वो देवयानी जी को देखी और बड़े नॉर्मल टोन में बोली, मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी, बड़ी माँ, छुपाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। कहते हुए वो अलग तरह से मुस्करा दी। उसकी बातें और बर्ताव देवयानी जी को कुछ अजीब लगा और अहाना कुछ पलों तक उन्हें देख वहां से आगे बढ़ गईं। देवयानी जी उसे जाते हुए देखती रही। जिस पल उनके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया वो उसे देखने लगी और उस एमएसजी को पढ़कर उनकी आंखें लगभग फैल गईं। वो हैरत से फिर जाती हुई अहाना को देखी और जहन में बस ये शब्द गूंजने लगे, मेरी अमानत को ज़रा नजाकत से रखिए, बहुत जल्द उसका मालिक उसे लेने आपके पास आएगा। देवयानी जी हैरत से बोली, जिसका डर था वही हुआ। दिन बीतता गया, शाम से रात हो गई। सिंघाल विला के आगे आज बहुत से गाड़ियों का काफिलाना आकर रुका। एक के बाद एक गाड़ी से लोग उतरकर अंदर बढ़ने लगे। सभी जाने माने लोग थे जो बिजनेस की दुनिया में अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुके थे। विला के अंदर उस भरी महफिल में माही ने अपने कदम धीरे से स्टेयर्स से नीचे रखे। बेबी पिंक कलर के गाउन में वो किसी परी की तरह लग रही थी। चेहरा खूबसूरती से चमक रहा था। सबकी नज़रें उसकी तरफ खींची चली गईं। हर कोई उसकी खूबसूरती में खोसा गया और इतने लोगों को देख माही खुद ज़्यादा घबरा गईं। तभी उसके पास अभिनव जी आए। वो उसे लेकर सबके बीच आते हुए सभी को देख बोले, अटेंशन एवरीवन, आज की इस पार्टी में आप सब आए इसके लिए बहुत शुक्रिया। आज की ये पार्टी खास मैंने सिर्फ एक इंसान के लिए ऑर्गेनाइज की है। कहते हुए वो रुके और सबकी नज़रें उन पर कैद हो गई। तभी वो माही को देख मुस्कुराए बोले, मेरी बेटी माही सिंघाल के अब्रॉड से वापस आने की खुशी में। अभिनव जी के मुंह से बेटी का जिक्र सुनकर वहां मौजूद कुछ लोगों के चेहरे हैरानी से भर गए। वहीं माही की आंखों में खुशी की लहर दौड़ आई। वो भी मुस्कुरा दी और अभिनव जी सभी की तरफ देख बोले, आज की ये रात मेरी बेटी की आने की खुशी में है और आप सब इस मौके में शामिल हुए, मुझे अच्छा लगा। अब कुछ लोगों के चेहरे पर असली मुस्कान थी तो कुछ के चेहरों पर झूठी। माही का चेहरा खुशी से खिल उठा था और उसकी मुस्कान वहां किसी को बेहद खटक रही थी, जो कोई और नहीं रश्मि जी थी। वो दूर खड़ी बस अपनी जलती आंखों से ये नज़ारा देख रही थी। अब माही एक एक कर सभी से मिल रही थी। अभिनव जी उसे अपने खास लोगों से मिलवा रहे थे। लोगों में आकर उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। कुछ पलों के लिए ही सही वो सब कुछ भूल बैठी थी, पर ये उसके किस्मत को कहाँ मंजूर था। कुछ वक्त बाद उस विला के आगे कुछ गाड़ियां आकर रुकी, जिस बीच एक गाड़ी से एक औरत बाहर आई। उसके कदम बाहर रखते ही उस विला को देख वो अलग तरह से मुस्करा दी। उसके कदम सीधे अंदर की तरफ बढ़े। उस औरत के चलने का अंदाज ही उसके रोब और रुतबे को बढ़ा रहा था। वो एक हैवी बनारसी साड़ी पहने अपने उसी औरा के साथ हॉल में कदम रखी। जिस पल सबकी नज़रें उन पर जा ठहरी, वो सबको अनदेखा किए सीधे आगे बढ़ी और एक तरफ आकर उनके कदम रुके। जिस पल अभिनव जी की नज़र उस औरत पर गई और उसे देख उनके मुंह से हैरानी से बस यही शब्द निकला, विशाखा। हाँ, ये औरत विशाखा जी थी। वो अभिनव जी को देख मुस्करा दी और बोली, लगता है तुम मुझे इन्विटेशन देना भूल गए, पर देखो मैं फिर भी आ गई। उनकी बात सुन वो कुछ पल रुके और बोले, तुम इतने सालों बाद यहाँ? इस पर विशाखा जी बोली, इतने बड़े और एक ही शहर में रहकर तुम बोल रहे हो मैं यहाँ? कहते हुए उनसे नज़रें हटाए आसपास देखी, जैसे उनकी आंखें किसी को देखना चाहती हो। अभिनव जी हैरानी से बोले, तुम इसी शहर में हो और मुझे पता भी नहीं, वैसे बेटा कहाँ है तुम्हारा? इस सवाल से विशाखा जी व्यंग से मुस्कारे बोली, बड़े अफसोस की बात है कि तुम मेरे बेटे के बारे में भी नहीं जानते, पर नाम तो सुना ही होगा उसका। और तभी वहां माही की आवाज़ आई, पापा। कहते हुए वो अभिनव जी के पास आई और उसे देख विशाखा जी की आंखें मानो उस पर टिक गईं। माही की नज़रें भी जाकर उनसे मिली। उन्हें देख माही को कुछ याद आने लगा, जैसे उनका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा हो। विशाखा जी माही के खूबसूरती को देख मुस्करा दी और आगे बढ़कर वो माही के गले से जा लगी। माही तो एकदम हैरान रह गईं। वो उससे दूर हुई तो माही बोली, क्या मैं आपको जानती हूँ? इस पर विशाखा जी बोली, शायद हाँ। कहते हुए वो अभिनव जी को देखी जो अभी चुप खड़े थे। माही अभिनव जी को देखती है तभी विशाखा जी बोली, अपनी बीवी से नहीं मिलवाओगे अभिनव? कहते हुए उनकी आवाज़ थोड़ी कड़वी थी, जिस पर अभिनव जी कुछ पल खामोश रहे और वहां से रश्मि जी को आवाज़ दिए जो किसी औरत से बात कर रही थी।
रश्मि जी उनकी आवाज़ सुन अपने कदम वहां बढ़ा देती है और तभी विशाखा जी और उनकी नज़रें जैसे ही मिलती है रश्मि जी की आंखें गुस्से में और भर उठती है। वही विशाखा जी कड़वाहट से मुस्कारे बोली, कैसी हो रश्मि? इस पर रश्मि जी उतने ही तीखे अंदाज में बोली, आज बहुत ही सालों बाद आपका दीदार हुआ है तो कैसे आना हुआ यहाँ? उनके बात करने के अंदाज को देख विशाखा जी भी हल्के से हंस दी और बोली, सही वक्त का इंतजार था, बस आज वो वक्त आ गया तो मैं यहाँ आ गई। कहते हुए उनकी वो मुस्कान बेहद अलग थी। माही तो बस चुप खड़ी ये सब देख और सुन रही थी, उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना जाने ये रात और ये बातें अब किस और इशारा कर रहे थे, लेकिन जो भी हो आज की रात सिंघाल परिवार के होश उड़ने वाले थे। माही को अब ना जाने क्यों पर अजीब सा डर महसूस होने लगा। वो वहां से जाने को हुई जिस पल विशाखा जी की आवाज़ उन सब के कान में पड़ी, आप मेरे बेटे से मिलना चाहते थे ना, सो मीट माई सोन मानक दीवान। कहते हुए वो होठों पर गहरी मुस्कान लिए सामने की और इशारा की और उन तीनों की नज़रें जैसे ही सामने आते हुए शख्स पर पड़ी उन सबके होश उड़ गए और पैरों तले मानो जमीन ना बची। गाइस, कहानी और भी दिलचस्प होगी अगर आपका सपोर्ट रहा तो। मुझे नहीं पता पॉकेट नॉवेल वाले इसे कब तक चलने देंगे, लेकिन जब तक है मैं इसे और बेहतरीन तरीके से लिखूंगी। और एक बात है कि अब तक मेरे नॉवेल पर किसी ने भी कोई बड़ा रिव्यू नहीं दिया, या मैं इतना तो बुरा नहीं लिखती ना मेरे राइटिंग मिस्टेक्स है, फिर भी किसी ने नॉवेल को अच्छा रिव्यू नहीं दिया। अगर कोई भी है जो मेरी नॉवेल दिल से पता है तो प्लीज़ अपने कुछ शब्दों से मेरी कहानी के बारे में कुछ लिख दे, चाहे जो हो। मन से लिखी बातें मुझे पढ़ना बेहद पसंद है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। माही को अब ना जाने क्यों पर अजीब सा डर महसूस होने लगा। वो वहां से जाने को हुई जिस पल विशाखा जी की आवाज़ उन सब के कान में पड़ी, आप मेरे बेटे से मिलना चाहते थे ना, सो मीट माई सोन मानक दीवान। कहते हुए वो होठों पर गहरी मुस्कान लिए सामने की और इशारा की और उन तीनों की नज़रें जैसे ही सामने आते हुए शख्स पर पड़ी उन सब के होश उड़ गए और पैरों तले मानो जमीन ना बची। उस शख्स के चलते कदमों ने भी हर किसी को अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया और वहां का माहौल कुछ ठंडा पड़ गया। कुछ लोगों के चेहरे पर खौफ आने लगा, वही सिंघाल परिवार उनके तो होश फाख्ता हो चुके थे। विशाखा जी अपने बेटे मानिक को देखती है जिसके आने से ही महफिल में अजीब सी शांति फैल गई। माही की आंखों में बेहिसाब डर ने अपना कब्जा जमा लिया। ये चेहरा जिससे वो भाग रही थी वो आज उसके सामने था। वही अभिनव जी और रश्मि जी खुली आंखों से कोई अविश्वसनीय ख्वाब देख रहे थे। मानिक अब तक उन सब के सामने आ खड़ा हुआ और माही जिसके हाथ पैर कांपने लगे थे उसके कदम अनायासली पीछे हट गए। मानिक की तेज आंखें भी उन तीनों पर टिकी हुई थी। विशाखा जी उन सबको देख बोली, ये है मेरा बेटा मानिक, मानिक दीवान। कहते हुए उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वही रश्मि जी का दिमाग पूरी तरह सुन पड़ गया, एक नाम उनके कानों में बस शोर कर गया, मानिक दीवान। हाँ, इस नाम का जिक्र उन्होंने सुना था और वो भी अहाना के मुंह से, और इन सब का मतलब पल भर में समझते हुए उनका शरीर खुद खौफ से भर गया। वही अभिनव जी इस चेहरे को जानते थे। एक पल उनकी आंखों से हो गुजरा जहां ये चेहरा बड़े बेरहमी से किसी को मौत के घाट उतार रहा था, पर क्या ये वही चेहरा था या वो जिसे आज तक अभिनव जी समझते आए? सबके चेहरे के उड़े हुए रंग को देख विशाखा जी और मानिक के होठों पर ना दिखने वाली खतरनाक स्माइल थी। मानिक की नज़रें अब जाकर सिर्फ माही को देख रही थी, जो इस कदर डर से भर गई थी कि उसका चेहरा पसीने के बूंदों से चमकने लगा। माही से और कुछ सेकंड्स भी यहाँ खड़ा ना रह पाया। वो बिना पल गवाए सीधे वहां से चली गई और मानिक बस उसे जाते हुए देखता रहा, मानो कहीं ना कहीं वो उसके डर को भाप चुका था। अभिनव जी मानिक को देखते हुए बोले, तुम्हारा नाम तो बहुत सुना था लेकिन मुलाकात पहली बार हुई है। मानिक उनकी बात पर अजीब सा मुस्कुराया और बोला, हमारे नाम के चर्चे तो हर तरफ मशहूर है, बस देख ले तो होश उड़ जाए। कहते हुए वो रश्मि जी को देखा और रश्मि जी वो तो बस अपने डर और घबराहट को छुपाती रही। मानिक अपनी नज़रें उन सब से हटाए हर तरफ देखने लगा। यहाँ रश्मि जी अभिनव जी को लेकर वहां से दूसरी तरह आ गईं और वो उन्हें हॉल से दूर एक तरफ लाकर बोली, ये सब क्या है अभिनव, मुझे अपनी आंखों पर अभी विश्वास नहीं हो रहा। कहते हुए उनकी आवाज़ में डर नजर आने लगा। अभिनव जी खुद किसी बड़ी सोच में डूबे हुए थे, उनके चेहरे पर भी परेशानी के लकीरें खींच आई थी। वो रश्मि जी से बोले, जो देखा वो हमारी आंखों का धोखा नहीं है रश्मि। इस पर रश्मि जी हैरान परेशान बोली, लेकिन कैसे अभिनव? ये सुन अभिनव जी एकदम से बोले, क्योंकि विशाखा का बेटा अरविंद चौहान का खून है। और बस ये सुनते ही रश्मि जी के हाथ पैर टिंडे पड़ गए, वो सुन रह गईं और अभिनव जी वहां से हॉल की तरफ बढ़ गए। वही रश्मि के कदम अपनी जगह लड़खड़ाने लगे और अब उन्हें बस अहाना का ख्याल सताने लगा। वो एकदम से अपने सर पर हाथ रख बेहद डरी आवाज में बोली, ये क्या हो गया मुझसे? मेरी बेटी अब इस सब का सामना कैसे करेगी जिससे दूर करने के लिए मैंने ये सब किया था? आज वो खुद उसके सबसे करीबी में से एक है। कहते हुए वो वही किसी पिलर के सहारे से खड़ी हो गई, उनके चेहरे पर डर और पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। यहाँ एक कमरे में माही डोर अंदर से लॉक करके उसी के सहारे टिककर खड़ी थी। वो बेहिसाब कांप रही थी, सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, आंखों में अभी मानिक का चेहरा घूम रहा था। वो अपने गाउन को मूर्तियों में कसकर पकड़ते हुए बेहद खौफ से बोली, वो अंकल मुझे अपने साथ लेकर जाने आए हैं। कहते हुए उसका चेहरा डर से भर गया और अचानक एक ख्याल उसके जहन में आया। वो अपने मुंह पर हाथ रख गर्दन नामे हिलाए बोली,
ना नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उन्होंने उस रात का सच सबको बता दिया तो पापा पर क्या बीतेगी, मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी, उनका मुझ पर इतना ट्रस्ट और प्यार सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ। कहते हुए माही की आंखों में आंसू आ गए और वो सीधे धम्म के साथ फ्लो पर जा बैठी। उसकी आंखों में अभिनव जी को खोने का डर समा गया, उसके आंखों से आंसू गालों पर बह गए और वो रोते हुए बोली, मम्मी पापा को नहीं खोना चाहती, वही एक इंसान है जो अब मेरे जीने की वजह है, और अगर मेरी वजह से उन्हें दर्द हुआ तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। ये कहते हुए माही के आंसू और उसका रोना एकदम से बढ़ गया। जब किसी के खोने का ख्याल हमारे मन में आता है, फिर वो इंसान हमारे दिल के बहुत करीब हो तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते। यहाँ दूसरी तरफ अभिनव जी अपने अंदर बहुत से सवाल और उलझने लिए सभी गेस्ट को अटेंड कर रहे थे, तभी उनकी नज़रें आते हुए अरविंद जी पर पड़ी। उन्हें देख अभिनव जी के एक्सप्रेशन कुछ बदल गए। वो उनके पास आकर बोले, और कोई नहीं आया आपके साथ? इस पर अरविंद जी बोले, नहीं, मैंने अहाना से पूछा तो उसने आने से मना कर दिया। अभिनव जी कुछ पल खामोश रहे और बोले, वैसे आपकी दूसरी फैमिली यहाँ पहले से मौजूद है, उम्मीद नहीं की थी वो देखने को मिलेगा जो शायद यकीन ना करने पर मजबूर करे दे। उनकी बातें सुनकर अरविंद जी के फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए और अभिनव जी व्यंग से मुस्कुराए उन्हें सामने की ओर इशारा करते हुए बोले, वो देखिए आपका परिवार। कहते हुए वो थोड़ी दूरी पर खड़े विशाखा जी और मानिक की तरफ इशारा किए। मानिक जिसके हाथों में ड्रिंक की ग्लास थी वो उसके सिप लेते हुए मोबाइल में कुछ देख रहा था, वही विशाखा जी उनकी नज़रें आसपास टिकी हुई थी। अभिनव जी उन्हें देख वहां से चले गए, वही अरविंद जी की आंखें बिल्कुल सर्द पड़ गईं। वो एक पल भी ना रुकते हुए वहां से जाने के लिए मुड़े, जिस पल उन पर विशाखा जी की नज़र गईं। एक पल के लिए उनकी नज़रें टकराए, विशाखा जी की आंखों में तड़प और बेकरारी जाग उठी, वही अरविंद जी उसी तरह तेज ठंडी निगाह उन पर डाले वहां से बाहर की तरफ जाने लगे। उन्हें जाते देख विशाखा जी का मन बेचैन हो उठा और उसी पल वो वहां से जाने के लिए आगे बढ़ी। मानिक ने जब नज़रें हटाए उन्हें देखा, वो उन्हें जाते हुए देख उनकी नज़रों का पीछा किया और उनकी नज़रों का पीछा कर उसे बाहर जाते हुए अरविंद जी दिखे, जिनके पीछे विशाखा जी चली गईं। मानिक के होठों पर एकदम से कड़वाहट से भरी मुस्कान तैर गईं और वो ड्रिंक का एक सिप भरते हुए बोला, कमबख्त आंखें भी बड़ी अजीब है, बिना देखे उसे चैन नहीं और देख ले तो बस बेचैन। वही कहते हुए वो बस इंटिस की तरफ देखता रहा जहां से अब दोनों बाहर जा चुके थे। उसी पल उसका मोबाइल रिंग कर गया, जिस पिक करने के लिए वो वहां से दूसरी तरफ बढ़ गया। यहाँ बाहर विला के गार्डन एरिया में अरविंद के कदम आकर रुके, वो बेहद गुस्से में लग रहे थे, उनकी मुठ्ठियां कसी हुई थी। उस और एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। तभी उस शांत माहौल में एक आवाज़ अरविंद जी के कान में पड़ी, आज भी मुंह छिपाए भागने की आदत गई नहीं तुम्हारी। अरविंद जी की आंखें और खोल उठी उस आवाज़ को सुन। वो धीरे से पीछे पलटे और उनकी लाल दहकती आंखें जाकर विशाखा जी से मिली, जो एकटक पलक झपकाए उन्हें देख रही थी। वो उन्हें देखते हुए उनके पास आने लगी, जिस पर अरविंद जी गुस्से भरी आवाज में बोले, मेरे पास मत आओ, वहीं रुक जाओ। विशाखा जी के कदम चलते हुए उनके पास आकर एकदम से थम गए। वो होठों पर दर्द भरी मुस्कान लिए बोली, वो हक तो तुमने कब का मुझसे छीन लिया है अरविंद, अब लाचार हूँ इस कदर की बस तुम्हारा दीदार हो जाए और इन आंखों का गुजारा हो जाए। कहते हुए उनका गला भर्रा गया और अरविंद जी बस उन्हें देखते रहे। विशाखा जी के आंखों में अपने लिए वो एहसास देख उनकी नज़रें और उनसे नज़र ना मिला सकी। वो उसी पल उनकी तरफ पीठ किए खड़े हो गए और सवाल करते हुए सर्द आवाज़ में बोले, क्यों आई हो तुम यहाँ? क्या अब अपने बेटे के साथ मिलकर तमाशा करना चाहती हो?